तो फिर चलो बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करेंगे। HTML कंप्लीट हो गया है, CSS भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम आ चुके हैं अपने जावास्क्रिप्ट के ऊपर। जावास्क्रिप्ट में यूट्यूब के ऊपर तुम्हें बहुत सारी वीडियो मिलेगी, उनमें उन लोगों ने ना बहुत सारी चीजें बताई है, पर ये वीडियो ना थोड़ी सी अलग होने वाली है। वो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें सब काम की चीजें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मतलब मैं क्या सोचता हूँ कि अभी तुम्हारा HTML कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद तुम्हारा CSS भी कंप्लीट हो चुका है अभी, और अभी तुम बढ़ोगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर, और इन तीनों चीजों को मिला के तुम कुछ प्रोजेक्ट बनाने वाले हो। तो मैं तुम्हें जावास्क्रिप्ट उतनी ही सिखाऊंगा कि जितना तुम कैपेबल हो पाओगे, जिसमें तुम बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाओगे, जिससे तुम्हें थोड़ा सा रियल टाइम एक्सपीरियंस भी आएगा। देखो, इस जावास्क्रिप्ट सीरीज के अंदर ये कोर्स में जितने हो सके उतने स्पीड में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। और मेरा इंडिविजुअली ऐसा मानना है कि जिन लोगों को जॉब चाहिए, अपना अच्छा रिज्यूमे बिल्ड करना चाहते हो, या फिर उतनी ही चीजें सीखना चाहते हो जितनी एक्चुअली में काम में आए, तुम वो 10-10 12-12 घंटे वाला कंटेंट नहीं देखना चाहते हो, तो फिर दिस वीडियो फॉर यू। ओके। और लास्ट चीज, मैं जो भी तुम्हें टॉपिक सिखाऊंगा, जो भी टॉपिक होने वाले हैं, उनका एक्चुअली में यूज कहाँ पे होता है कोडिंग के अंदर, या फिर तुम प्रोजेक्ट बनाओगे उसके अंदर, या फिर उनका यूज किस टाइप से होता है प्रोजेक्ट के अंदर, वो तुम्हें बताने वाला हूं मैं। ठीक है, तो फिर ये 3 चीजें ध्यान में रखना। तो चलो फटाफट से अभी मैं तुम्हें अपना सिलेबस दिखा देता हूँ। तो इन सबको मैं हटाऊंगा अभी। ये बेसिकली छोटा सा ही हमारा सिलेबस है। एक्चुअली में तुम्हें एक प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए इतनी ही चीजें लगती है, और भी चीजें मैंडेटरी है, पर वो टाइम टू टाइम मैं तुम्हें अपडेट करते जाऊंगा। कुछ चीजें ऐसी है कि मैं अभी तुम्हें सिखाऊंगा, पर तुम्हें उतनी अच्छे से ग्रैब नहीं होगी जितनी अच्छे से जब मैं प्रोजेक्ट के अंदर दिखाऊंगा वो चीजें उस टाइम पे होगी। मुझे पता है इसमें बहुत सारी चीजें मिस आउट है, और मैंने उन्हें जानबूझकर नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? मैंने कोर्स डिजाइन करने से पहले कुछ ऐसा माइंडसेट रख के किया था। एकदम बिगिनर फ्रेंडली जो आदमी है, जो अभी अभी स्टार्टिंग जावास्क्रिप्ट सीखने वाला है, उसे जावास्क्रिप्ट का जे भी नहीं पता, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें बता के कंफ्यूज करना या डराना कुछ सेंस नहीं बनाता। तो यहाँ पर देखो, उतनी ही चीजें मैंने यहाँ पर बताई है जितनी तुम्हें एग्जैक्टली रिक्वायर होती है एक बिगिनर को एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। और इतने चीजों के बाद जावास्क्रिप्ट खत्म नहीं होता, और बहुत सारी चीजें हैं, वो टाइम टू टाइम सीखनी पड़ेगी, और मैं सिखाऊंगा भी तुम्हें। और जो भी चीजें मिस आउट है, वो मैं टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट सिखाते सिखाते तुम्हें हर टाइम अपडेट करता जाऊंगा। तो फिर चलो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। तो फिर चलो अभी बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। देखो, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हो तुम लोग वेब डेवलपमेंट के अंदर करते हो, जिसके मदद से तुम बैकएंड लिख सकते हो, जिसके मदद से तुम DSA कर सकते हो, और सबसे मेन चीज जिसके वजह से तुम एक तुम्हारे वेबसाइट का या फिर एप्लीकेशन का तुम लॉजिक लिख सकते हो। जावास्क्रिप्ट का मेन यूज यही है कि उसके मदद से तुम किसी भी वेबसाइट का और वेब एप्लीकेशन का लॉजिक लिख सकते हो। लॉजिक मतलब, एक एग्जांपल पकड़ो, ये तुम्हारी वेबसाइट है, इसके ऊपर यहाँ पर एक बटन है। इस बटन को क्लिक करने के बाद तुम्हारे वेबसाइट का जो कलर है, मतलब जो तुम्हारे वेबसाइट की थीम है, वो डार्क से लाइट में जा रही है और लाइट से डार्क में आ रही है, वो भी सिंगल एक क्लिक के मदद से। वो एक्चुअली बैकएंड में काम कैसे करता है वो हम लिखते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट की मदद से। थोड़ी सी हैंडराइटिंग गंदी है स्टाइलस होने के बाद भी, पर कोई बात नहीं, सब इंजीनियर्स ऐसे ही होते हैं। तो ठीक है, अभी हमारा पहला टॉपिक तो कवर हो चुका है, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि जावास्क्रिप्ट क्या है और किस लिए यूज होती है। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा हाउ टू कनेक्ट HTML फाइल विद जावास्क्रिप्ट। HTML को जावास्क्रिप्ट के साथ कैसे लिंक करेंगे, तो मैं तुम्हें एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो, मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा, यहाँ पर न्यू फोल्डर, और फोल्डर को नाम दूंगा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अभी इस फोल्डर को मुझे VS कोड के अंदर खोलना है, तो मैं इससे यहाँ पर उठाऊंगा और यहाँ पर मेरे VS कोड के ऊपर लेके जाके छोड़ दूंगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखो VS कोड हमारा खुल चुका है, और यहाँ पर मेरे फोल्डर का नाम भी ऊपर आ रहा है जावास्क्रिप्ट। तो इसे मैं ओपन करूंगा। सबसे पहले मैं पहली फाइल बनाऊंगा हमारी index.html। तो इसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड लिखूंगा, शिफ्ट और 1 दबाऊंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, इंटर प्रेस करूंगा, हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है। उसके बाद वापस एक फोल्डर बनाऊंगा जिसे नाम दूंगा style.css, इसे भी इंटर मारूंगा, और वापस एक फोल्डर बनाऊंगा जिसे मैं नाम दूंगा main.js।
तो यहाँ पर देखो मैंने 3 फोल्डर बना लिए, index.html, style.css और main.js। यहाँ पर मैंने main.js नाम रखा है, तुम कुछ भी नाम रख सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, मैंने मम्मी का नाम भी रख सकते हो फोल्डर के लिए, सिर्फ एंड में .js लगाना, इससे तुम्हारे सिस्टम को पता चलता है कि ये JS की फाइल है। तो यहाँ पर देखो हमारे सभी यहाँ पर HTML फाइल हमारी खुल चुकी है, हमारी यहाँ पर जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो HTML को जावास्क्रिप्ट के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये हमारा बॉडी टैग है, बॉडी टैग के नीचे जाना है तुम्हें, यहाँ पर लिखना है लिंक। तो यहाँ पर बॉडी टैग के बाद मैं स्क्रिप्ट टैग लिखूंगा और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं क्या करूंगा, अंदर के साइड यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ पर src लिखूंगा और उसके अंदर यहाँ पर मैं मेरा फाइल का नाम दूंगा। यहाँ पर देखो मेरे फाइल का यहाँ पर नेम है main.js, तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर सेम वही लिखूंगा main.js। तो इतना लिखने से हमारा HTML हमारे जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि HTML को जावास्क्रिप्ट के साथ कैसे लिंक करते हैं। तो चलो अभी बढ़ते हैं अपने पहले कोड की तरफ, जो है हमारा console.log। तो चलो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर console.log। तो ये console.log है क्या? console.log एक इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसके मदद से तुम किसी भी चीज को प्रिंट कर सकते हो। मतलब तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर जो कोड लिखा है उसमें जो भी कुछ वैल्यू आ रही है उन वैल्यू को तुम इसके मदद से प्रिंट कर सकते हो या फिर देख सकते हो। ठीक है, ये यूज होता है उसका। तो यहाँ पर देखो console.log, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज तुम लिखोगे वो तुम्हें आउटपुट के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज तक्षशिला एकेडमी, दिस इज अ तक्षशिला एकेडमी कोर्स। ठीक है, चलो अभी आउटपुट देखेंगे क्या आ रहा है। मैं यहाँ से लाइव कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरा पेज खुल चुका है और यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी मैंने तो बोला था आउटपुट के अंदर प्रिंट होके मिलेगा तुम्हें, जो भी कुछ मैंने मेरे जो console.log के अंदर लिखा है वो तुम्हें आउटपुट के अंदर प्रिंट होके मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, जो भी तुम HTML के अंदर लिखते हो, जो भी चीज तुम HTML के अंदर लिखते हो वो तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर शो होती है, और जो भी तुम चीजें जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हो वो एग्जैक्टली यूज होती है तुम्हारा लॉजिक के अंदर। तो इतना ही ध्यान रखना, जावास्क्रिप्ट यूज होती है लॉजिक के लिए, इसलिए वो तुम्हें यहाँ पर नहीं दिखेगा। वो console.log की वैल्यू तुम्हें मिलेगी। यहाँ पर देखो राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर जैसे मैं कंसोल के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर देखो मुझे क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो आउटपुट के अंदर मुझे क्या मिल रहा है। यहाँ पर देखो दिस इज अ तक्षशिला एकेडमी कोर्स। जो भी चीज मैंने console.log के अंदर लिखूंगा वो मुझे मिलेगी यहाँ पर मेरे कंसोल के अंदर। ठीक है, एक एग्जाम्पल और एक पकड़ो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखो मैंने टेक्स्ट चेंज कर लिया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलो अभी कंसोल के अंदर जाके देखेंगे। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर अपडेट हो चुका है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा कि console.log एग्जैक्टली काम कैसे करता है। और अभी मैं तुम्हें बताऊंगा इसका यूज कहाँ पर करते हैं हम लोग। सिंपल से चीज बताने जाऊँ तो console.log का इस्तेमाल तुम तुम्हारे डेटा को या फिर तुम्हारे फंक्शंस को या फिर तुम्हारे कोड को ट्रैक करने के लिए कर सकते हो या फिर करते हैं लोग। सिर्फ console.log का इस्तेमाल कुछ अभी मैंने ये एग्जांपल दिया है इस तरह के स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए नहीं होता, बल्कि इसका यूज बहुत ज्यादा तगड़ा है और अलग ही लेवल पर यूज होता है इसका, जो टाइम टू टाइम आगे जाके मैं तुम्हें। तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो console.log है मेरे पास, उसके अंदर मैं लिखूंगा test1 और यहाँ पर लिखूंगा test2, यहाँ पर test3, यहाँ पर test4। तो अभी आउटपुट में क्या आएगा, तो अभी आउटपुट में यहाँ पर देखो 4 टेस्ट आ चुके हैं। मतलब हमारा कोड लाइन बाय लाइन काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा कोड सबसे पहले यहाँ पर जा रहा है, इसे कंप्लीट कर रहा है, ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आ रहा है, ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जा रहा है, और ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जा रहा है। कुछ इस तरह से हमारा कोड वर्क कर रहा है। तो चलो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि कमेंट का यूज कैसे होता है। और उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि कमेंट एग्जैक्टली होते क्या है। कमेंट वो लाइन ऑफ कोड होते हैं जो तुम्हारे कोड में तो प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये तुम्हारा पूरा कोड है, एक एग्जांपल पकड़ो, इसमें वो कमेंट रहेगा पर वो वर्क नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर इस 4 लाइन के अंदर एक तुम्हारे कमेंट का लाइन ऑफ कोड भी होगा। ये चारों को चारों लाइन वर्क करेंगे, पर जो कमेंट वाली लाइन होगी वो वर्क नहीं करेगी, उसमें कुछ आउटपुट नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देके मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर देखो, अब मैं क्या करूंगा,
इस लाइन को कमेंट आउट करूंगा। कंसोल डॉट लॉग नंबर 2 है, टेस्ट 2 है हमारी, उसे अभी मैं कमेंट करूंगा, कंट्रोल और बैकस्लैश दबाऊंगा। यहाँ पर ये लाइन कमेंट हो चुकी है। अभी मुझे कैसे पता चल रहा है ये कमेंट हो चुकी है? इसका कलर देखो पूरा का पूरा ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब ये लाइन कमेंट हो चुकी है। अभी क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहला हमारा ये कोड चलेगा, उसके बाद ये कमेंट है इसलिए नहीं चलेगा, डायरेक्ट ये लाइन चलेगी और उसके बाद ये लाइन चलेगी। मैंने क्या कहा था, कमेंट वो लाइन ऑफ कोड होते हैं, वो तुम्हारे कोड में तो होते हैं पर एग्जीक्यूट नहीं होते। तो चलो अभी आउटपुट क्या आता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखो मेरे कोड में तो 4 लाइन है, कंसोल डॉट लॉग 4 बार है, पर यहाँ पर देखो 3 लाइन ही प्रिंट हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो ये हमारी टेस्ट 2 थी इसे मैंने कमेंट आउट कर दिया, कंट्रोल और बैक स्लैश दबा के। वापिस से मैं कंट्रोल और बैक स्लैश दबाता हूँ तो ये अनकमेंट हो चुका है। अभी अनकमेंट हुआ है तो यहाँ पर देखो चारों को चारों मुझे ऑप्शन प्रिंट करके मिल चुके हैं। तो यहाँ पर देखो कमेंट करने का और भी एक तरीका है अलग से। जिस लाइन को तुम कमेंट आउट करना चाहते हो उस लाइन के स्टार्टिंग में आ जाओ और यहाँ पर डबल स्लैश लगा दो, ये लाइन पूरी की पूरी कमेंट हो जाएगी। सिर्फ 3 लाइन ही प्रिंट हो चुकी है, लास्ट लाइन प्रिंट नहीं हुई। तो आई होप आपको कमेंट एग्जैक्टली कैसे वर्क करते हो वो पता चल चुका होगा। तो चलो अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स के अंदर हम देखेंगे var let cons, वो चलो आगे जाके देखेंगे। इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अभी मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स को तुम कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हो, तुम्हारे घर के अंदर बहुत सारे डब्बे होंगे। एग्जांपल पकड़ो, एक चीनी का डब्बा है, तो इस चीनी के डब्बे के अंदर बहुत सारी चीनी रखी होगी, सिर्फ चीनी रखी होगी, ठीक है। इसके अंदर चीनी के डब्बे के अंदर तुम मसाले नहीं रख सकते, इसके अंदर सिर्फ चीनी होगी क्योंकि ये स्पेसिफिक डब्बा सिर्फ चीनी के लिए बना है। वैसे अलग अलग चीज़ों के लिए हम लोग अलग अलग डब्बे बनाते हैं, वैसे ही सेम कोडिंग के अंदर अलग अलग चीज़ें रखने के लिए, चीज़ें मतलब डाटा, अलग अलग डाटा या फिर अलग अलग फंक्शन एक जगह पे रखने के लिए हम कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हें हम डिनोट करते हैं या फिर उन्हें हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स की मदद से। तो आई होप आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। तो चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर देखो a इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10, ठीक है, a इक्वल टू 10। अभी ध्यान से देखो, ये जो ये है ये हमारा है वेरिएबल और इक्वल टू के बाद जो भी चीज लिखी है यहाँ पर मैंने, वो है हमारा डेटा। अभी मुझे प्रिंट करना है मेरा डेटा। मुझे क्या प्रिंट करना है? मेरा डेटा। मतलब क्या प्रिंट करना है यहाँ पर मुझे? ये 10 की वैल्यू। तो मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 10 नहीं लिखूंगा, इस बार मैं क्या लिखूंगा? a लिखूंगा, मेरा वेरिएबल लिखूंगा। क्योंकि ये 10 है, ये किसके अंदर स्टोर है? ये मेरे वेरिएबल के अंदर स्टोर है। मतलब मेरे कौन से डब्बे के अंदर स्टोर है? मेरे a नाम के डब्बे के अंदर स्टोर है, इसलिए मैं a का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं a प्रिंट करूंगा तो भी मुझे 10 मिलेगा। और एक एग्जांपल ऐसे पकड़ो, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर डायरेक्टली मैं 10 करता हूँ तो आउटपुट में मुझे 2 बार, ध्यान से सुनो, आउटपुट में मुझे 2 बार मिलेगा 10, क्योंकि एक मैंने वेरिएबल की मदद से 10 प्रिंट किया है और एक डायरेक्ट वैल्यू दी है 10, ठीक है। चलो देखेंगे अभी। तो यहाँ पर आउटपुट के अंदर देखो मुझे 2 बार 10 मिला है। ऐसा क्यों हुआ है अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो 10 है ये मेरा वेरिएबल की मदद से मुझे मिला है और ये जो 10 है ये मैंने डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग के अंदर 10 लिखा था। ये अलग अलग है दोनों। तो चलो अभी आगे बढ़ेंगे। ये जो वेरिएबल होते हैं उन्हें तुम किसी भी नाम से डिनोट कर सकते हो, स्पेसिफिकली कुछ कुछ छोड़ के। एग्जांपल कॉन्स्ट, ये जो कॉन्स्ट है ये हमारा एक कीवर्ड है, इस कीवर्ड को तुम वेरिएबल के साथ डिनोट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है वैर। और एक चीज, वेरिएबल जो तुम्हारे होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब क्या? अभी यहाँ पर देखो, वापिस मैं सेम एक उदाहरण लेता हूँ, यहाँ पर मैं 10 लिखता हूँ और अभी मैंने क्या लिखा है? a इक्वल्स टू 10, मतलब मेरे वेरिएबल का नाम a रखा है मैंने, इक्वल्स टू 10। तो अभी देखो यहाँ पर जैसे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पर मैं कैपिटल A लिखूंगा तो मुझे आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर a इज नॉट डिफाइंड। a इज नॉट डिफाइंड मतलब a को तुमने, मतलब a को डिफाइन नहीं किया, मतलब a क्या है वो तुमने बताया नहीं। अभी तुम बोलोगे यहाँ पर ऊपर तो मैंने बोला है a इक्वल्स टू 10 और अभी ये बोल रहा है कि a क्या है वो पता नहीं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो ऊपर वाला a है वो स्मॉल में a है और हमने जो कंसोल डॉट के अंदर लिखा है वो कैपिटल A है। हमारी जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होती है, इसीलिए हमें जिस नाम से एक वेरिएबल बनाओगे उसी नाम से उसे कॉल देना पड़ता है।
तो यहाँ पर देखो अभी, तो यहाँ पर देखो जैसे मैं अभी यहाँ पर स्मॉल ए लिखता हूँ उस टाइम पे यहाँ पर देखो मेरा यहाँ पर 10 प्रिंट हो चुका है। और ये 10 ही नहीं, इसके अंदर तुम कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखो दिस इज माई कोर्स। वेरिएबल का इस्तेमाल हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए करते हैं, इतना याद रखना। उसे कैसे करते हैं वो मैं आगे जाके बताऊंगा। और एक चीज, वेरिएबल के अंदर तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो, नंबर, बुलियंस या फिर स्ट्रिंग, नल स्टेटमेंट, अनडिफाइंड स्टेटमेंट या फिर कोई भी सिंबल। एग्जांपल पकड़ो, यहाँ पर मैं प्लस दे देता हूँ, तो यहाँ पर देखो मुझे प्लस प्रिंट करके मिल चुका है। जो भी तुम तुम्हारे वेरिएबल के अंदर दोगे वो तुम्हें प्रिंट करके मिल जाएगा। तो फिर चलो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में दो तरीके के ऑपरेटर्स आते हैं। उसमें पहले होते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स और दूसरे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो चलो एक एक करके देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो यहां पर देखो अरिथमेटिक मतलब क्या, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड बाय, ये जो चीजें है ना ये अरिथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर आती है। उनके मदद से कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करो उन्हें अरिथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मैं एक ए लेता हूं, ए इक्वल टू 2 लेता हूं और बी इक्वल टू 3 लेता हूं। तो मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहां पर ए प्लस बी लिखूंगा। तो अभी मुझे क्या मिलेगा, ए मतलब हमारा ए की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू क्या है 3, मतलब 3 2 5। तो आउटपुट में अभी हमें 5 मिलेगा। तो यहाँ पर देखो आउटपुट में मुझे 5 मिल रहा है। वैसे ही अलग अलग टाइप से भी हम लोग इसे परफॉर्म कर सकते हैं। एक एग्जांपल पकड़ो, यहाँ पर मैं ए माइनस बी करता हूँ, यहाँ पर मैं ए डिवाइड बाई बी करता हूँ और यहाँ पर ए इंटू बी करता हूँ। तो यहाँ पर देखो जैसे मैं a माइनस बी किया, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो 2 में से 3 गया तो -1 आया। मैथ्स तुम्हारा अच्छा होगा तो तुम्हें आता होगा। कम वैल्यू में से ज्यादा वैल्यू जब तुम माइनस करोगे तब वो निगेटिव में जाती है, इसलिए वो निगेटिव आया है। तो इस तरह से ऑपरेटर परफॉर्म होते हैं। तो चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे और आगे जाके देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर क्या क्या देखेंगे, एंड, और नॉट इक्वल टू। तो ये तीन चीजें देखेंगे, एंड और नॉट इक्वल टू। तो देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम लोग कंपैरिजंस ऑपरेटर भी कहते हैं। तो चलो एक एग्जांपल देखिए समझाता हूं, वैसे तुम्हें समझ में तो नहीं आने वाला। तो यहां पर देखो मैं क्या कहता हूं, इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 6। अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर एक नया कंटेनर लूंगा जिसे नाम सी दूंगा और इसमें मैं कंपैरिजन ऑपरेटर का या फिर लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा। मैं यहां पर क्या करूंगा, ध्यान से देखो मैं क्या बोलूंगा इसमें, 10 इज ग्रेटर देन 1 एंड b लेसर देन 4, देन कंसोल डॉट लॉग सी करूंगा। अभी इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं। यहां पर देखो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एंड ऑपरेटर तुम्हें वैल्यू रिटर्न करके देता है ट्रू या फॉल्स। वो किसके बेसिस पर, ये इसके बेसिस पर कि 2 कंडीशन देनी पड़ती है हमें एंड के अंदर। ये एक पहली कंडीशन है, हमारा a 10 से बड़ा है या फिर जो हमारा b है वो 4 से बड़ा है। ठीक है, ये हमारी 2 कंडीशन हो गई। ठीक है, कंडीशंस हो गई ये हमारी 2। तो इन 2 कंडीशन के अंदर हमारा यहाँ पर एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों में से दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तो मैं तुम्हें ट्रू रिटर्न वैल्यू कर दूंगा, और दोनों में से एक ट्रू और एक फॉल्स हुई तो फिर मैं तुम्हें फॉल्स रिटर्न करके दूंगा। ठीक है, अभी इस केस में हमारा क्या सीन हुआ है, देखो इस केस में हमारी ये जो पहली वाली वैल्यू है ये फॉल्स है और ये जो वैल्यू है वो ट्रू है। मतलब यहां पर मैंने क्या कहा है कि a 10 से बड़ा है, a 10 से बड़ा है क्या यहाँ पर a हमारा 10 से बड़ा तो नहीं है, ये फॉल्स में गई फिर वैल्यू। और यहाँ पर देखो b बड़ा है 4 से, b बड़ा है क्या 4 से, हाँ है, b हमारा 6 है, यहाँ पर 4 से बड़ा बोला है तो ये ट्रू वैल्यू है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंड ऑपरेटर कहता है, वापस से एक बार बता रहा हूं, दोनों चीजें ट्रू होंगी तो ये तुम्हें ट्रू रिटर्न करके देगा, और एक ट्रू एक फॉल्स हुआ तो ये तुम्हें फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो चलो अभी यहाँ पर हमें फॉल्स मिलेगा। देखो तो यहाँ पर देखो हमें फॉल्स मिल चुका है। तो अभी यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर अभी मैं तुम्हें ट्रू का एग्जांपल देने वाला हूं। मैंने यहाँ पर क्या किया है, 10 हमारा बड़ा है हमारे a से,
तो ये कंडीशन ट्रू है, बराबर। 10 इज ग्रेटर देन ए, मतलब 10 बड़ा है ए से, हाँ ये ट्रू है, मतलब है बड़ा। और यहाँ पर देखो 10 बड़ा है हमारा बी से, मतलब 10 बड़ा है बी छोटा है। 10 हमारा ग्रेटर देन है, मतलब बड़ा है बी से, ये भी कंडीशन हमारी ट्रू है। तो आउटपुट में भी हमें ट्रू मिलेगा, क्योंकि जब दोनों कंडीशन एंड केस में जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट ट्रू मिलता है, और एक कंडीशन ट्रू और एक कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स मिलता है। तो हमें पता ही है एज यूजुअल। तो चलो आउटपुट देखेंगे क्या आता है। तो यहाँ पर देखो आउटपुट के अंदर हमें ट्रू मिला है, क्योंकि हमारी दोनों भी कंडीशन ट्रू है। तो चलो इसी बात पर अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के अंदर कैसा होता है, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये आउटपुट में तुम्हें ट्रू देगा, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल पकड़ो, यहाँ पर एक और है और यहाँ पर एक कुछ है। यहाँ पर पहली कंडीशन तुम्हारी ट्रू निकली, दूसरी कंडीशन ट्रू निकली, तो ये तुम्हें आउटपुट में ट्रू रिटर्न करके देगा। एक कंडीशन ट्रू निकली और दूसरी कंडीशन फॉल्स निकली, तो भी ये आउटपुट में तुम्हें ट्रू रिटर्न करके देगा। और एक कंडीशन फॉल्स निकली और दूसरी भी फॉल्स निकली, तो ये तुम्हें फॉल्स रिटर्न करके देगा आउटपुट में। ये ध्यान में रखना। और चलो अभी प्रैक्टिकल देखेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सी लूँगा हमेशा की तरह, उसके अंदर लिखूंगा a इक्वल्स टू पाई, और b जो है हमारा वो हमारे 7 के बराबर है। ब्रैकेट के अंदर a इक्वल्स टू 5 और b जो है हमारा इक्वल्स टू 10, जो कि ये नहीं है। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग c। तो यहाँ पर देखो मुझे ट्रू मिल चुका है, ठीक है। आउटपुट देखो यहाँ पर मुझे ट्रू मिल चुका है। तो आउटपुट में मुझे ट्रू मिल चुका है, वो क्यों हुआ है, बेसिकली यहाँ पर देखो ये जो हमारी पहली वाली कंडीशन थी a इक्वल्स टू 5, मतलब a हमारा 5 के बराबर है, जो ये कंडीशन है ये ट्रू है, a हमारा 5 के बराबर है, इसलिए वो ट्रू हो गई। और यहाँ पर देखो ये जो सेकेंड वाली जो कंडीशन है b इज इक्वल टू 10, मतलब हमारा जो b है वो 10 के बराबर है, जो कि ये कंडीशन एक गलत है, इसलिए हुआ फॉल्स। एक कंडीशन ट्रू एक कंडीशन फॉल्स हुई हमारी और के अंदर, तो हमें आउटपुट ट्रू मिलता है। ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो भी हमें ट्रू मिलता है, एक कंडीशन ट्रू और एक कंडीशन फॉल्स मिली तो भी हमें ट्रू ही मिलता है, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स मिली तो हमें सिर्फ फॉल्स मिलता है। तो चलो एक फॉल्स वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं तुम्हें कुछ फॉल्स का एग्जांपल देके बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो b इक्वल टू 10 है, जो हमारा फॉल्स है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे भी मैं 10 कर दूंगा, मतलब a भी हमारा 10 के बराबर है, जो कि हम गलत है, इसलिए वो फॉल्स के अंदर जाएगा। अभी इस टाइम पे देखो, अभी यहाँ पर देखो हमारे जो दोनों भी है, यहाँ पर ये हमारी एक कंडीशन और ये वाली कंडीशन, ये दोनों भी कंडीशन हमारे फॉल्स के अंदर आती है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो भी फॉल्स आएगा। तो चलो अभी आउटपुट की तरफ बढ़ेंगे और आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर देखो आउटपुट के अंदर हमें फॉल्स मिल चुका है। तो चलो अभी देखेंगे हमारा नॉट ऑपरेटर। तो जो हमारा नॉट ऑपरेटर होता है, तुम्हारी कंडीशन ट्रू हुई तो वो तुम्हें आउटपुट में ट्रू रिटर्न करके देगा। अगर तुम्हारी कंडीशन फॉल्स हुई तो वो तुम्हें आउटपुट में फॉल्स रिटर्न करके देगा, ठीक है। चलो आगे देखेंगे कैसे काम करता है। तो चलो यहाँ पर अभी मैं नॉट ऑपरेटर के साथ एक कंडीशन लिखता हूँ और देखेंगे वो ट्रू आती है या नहीं। सबसे पहले मैं एक ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा ए जो है हमारा वो इक्वल टू है हमारे बी के साथ, जो हमारा फॉल्स कंडीशन होती है, मतलब नहीं है इसलिए वो फॉल्स हो गई। पर यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगा, नॉट लिखूंगा यहाँ पर सबसे पहले, मतलब हमारा अभी क्या हुआ, जब जैसे ही मैंने यहाँ पर ये नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया तो हमारी कंडीशन क्या हो चुकी है, ये जो है हमारा वो बी के साथ बराबर नहीं है, मतलब ये ट्रू कंडीशन हुई है। ये जो है हमारा ये बी के बराबर नहीं है, इसलिए कंडीशन ट्रू हुई है, तो आउटपुट में भी हमें ट्रू मिलेगा। तो चलो आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पर देखो आउटपुट के अंदर मुझे ट्रू मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला था कि हमारा यहाँ पर कैसे होता है, कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू आउटपुट देता है, कंडीशन फॉल्स हुई तो वो हमें फॉल्स देता है रिटर्न में। और यहाँ पर हमारी जो कंडीशन थी वो हमारी कंडीशन ट्रू थी, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बोला था, ए इज इक्वल टू बी, पर नॉट ए इज नॉट इक्वल टू बी, जो हमारा बराबर भी है, ए हमारा बी के बराबर नहीं है, इसलिए कंडीशन ट्रू हुई और यहाँ पर हमें आउटपुट के अंदर ट्रू मिल चुका है। अभी मैं क्या करूंगा, हमारी जो बी की वैल्यू है उसे भी 5 करूंगा और ए की वैल्यू को भी 5 करूंगा। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, ये जो है हमारा ए वो बी के बराबर है। अभी ये ट्रू वैल्यू हो गई, क्योंकि जो ए है हमारा वो बी के बराबर है, क्योंकि हमारी ए की वैल्यू भी 5 है, बी की वैल्यू भी 5 है, इसलिए जो हमारा ए है वो बी के बराबर है।
और यहाँ पर मैंने नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। इसका पूरा मतलब क्या, ए इज नॉट इक्वल टू, मतलब ए बी के बराबर नहीं है। ठीक है, इस नॉट ऑपरेटर को लगाने से क्या होता है, ये जो ए है हमारा, ये बी के बराबर है क्या, है, मतलब ये कंडीशन ट्रू थी। पर अभी इस नॉट को लगाने से क्या हुआ, अभी ये क्या समझ रहा है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो चलो आउटपुट में अभी देखो फॉल्स आएगा, फॉल्स मिला है अभी हमें आउटपुट में। तो आई होप आपको ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं और कैसे यूज करते हैं वो समझ में आ चुका होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लूप्स, फॉर लूप और वाइल लूप। सबसे पहले देखते हैं फॉर लूप। तो देखो यार, लूप्स के अंदर बहुत सारे लूप्स आते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर ऑफ लूप। और एक्चुअली में वर्किंग के टाइम हम यूज करेंगे ना सबसे ज्यादा, वो हम करेंगे सिर्फ फॉर लूप का। तो चलो यार, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ ये लूप्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें एक ही काम बार बार करना पड़ता है ना, उसके लिए तुम्हें लूप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब एक एग्जांपल पकड़ो, तुम्हें कंसोल डॉट लॉग करना है, कुछ नेम यहाँ पर लिखना है, एग्जांपल पकड़ो ए लिखना है तुम्हें, और कंसोल डॉट तुम्हें लिखना है 1000 बार। मतलब तुम्हें प्रिंट करवाना है तुम्हारे वेबसाइट पे ए 1000 बार। तो कैसे करोगे, हमेशा तुम कंसोल डॉट लॉग तो नहीं कर सकते ना, ए कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ऐसे 1000 बार वैसे तुम नहीं कर सकते। तुम्हें क्या करना पड़ता है, उसके लिए तुम्हें यूज करना पड़ता है लूप्स का। लूप्स का सबसे पहले सिंटैक्स देखेंगे और एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं वो बताता हूँ तुम्हें सबसे पहले मैं। तो चलो सबसे पहले ना मैं तुम्हें कुछ थ्योरी बताता हूँ लूप सीखने से पहले, तो तुम्हें ना थोड़ा सा आइडिया आ जाएगी। तो देखो, अभी लूप्स लिखने के लिए ना सबसे पहले मैं ना इससे थोड़ा सा अंदर खिसका देता हूँ, चलो आ जाओ। तो देखो फॉर लूप सबसे पहले हम देखेंगे, फॉर लूप। ठीक है, अभी फॉर लूप्स का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं वो तुम्हें पहले बताता हूँ मैं। सिंटैक्स कुछ इस तरह से होते हैं, फॉर और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लेट आई इक्वल टू 0, आई इज ग्रेटर देन 5, और उसके बाद लिखेंगे आई प्लस प्लस, और ये ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर करली ब्रैकेट लिख के उसके अंदर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग आई। तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ये देखो, ये हमारा फॉर लूप है, कुछ इस तरह से उसका सिंटैक्स लिखा जाता है। फॉर, यहाँ पर ब्रैकेट, उसके बाद लेट, और यहाँ पर देखो आई इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, आई इज ग्रेटर देन 5, मतलब आई 5 होने तक उसे इंक्रीमेंट करो, और यहाँ पर देखो आई प्लस प्लस। और इन तीनों कंडीशन का एक अलग अलग मीनिंग होता है, वो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले ये वाली कंडीशन है, इसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, मतलब इससे तुम्हारी कंडीशन स्टार्ट होगी, मतलब यहाँ से तुम्हारा जो फॉर लूप है वो स्टार्ट होगा। और वो कहाँ तक चलेगा, आई की वैल्यू जब तक 5 से बड़ी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है आई इज ग्रेटर देन 5, और यहाँ पर मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ कि आई इज इक्वल टू 5, मतलब आई की वैल्यू जब 5 जितनी नहीं होती, मतलब आई की वैल्यू जब तक 5 नहीं होती तब तक ये लूप चलना चाहिए। मतलब ये कंडीशन जो है हमारी सेकेंड वाली, इसे हम कहते हैं स्टॉपिंग कंडीशन। इस स्टॉपिंग कंडीशन पे आने तक हमारा लूप चलता जाएगा। और यहाँ पर हमारा लास्ट कंडीशन है आई प्लस प्लस, मतलब आई को इंक्रीमेंट करो, इसे हम कहते हैं अपडेशन। मतलब अपडेशन मतलब क्या, अपडेट। यहाँ पर देखो अपडेट हो रहा है हमारा आई जो है वो प्लस प्लस मतलब 1 से अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो चलो इसे हम कोड पे लिख के देखेंगे कैसे वर्क करता है, तो तुम्हें एकदम आइडिया आ जाएगा पक्का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे लेट आई इक्वल टू 0, उसके बाद लिखेंगे आई इज ग्रेटर देन, क्या है 5 इज ग्रेटर देन आई, और उसके बाद लिखेंगे आई प्लस प्लस, और उसके बाद लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर लिखेंगे आई। ठीक है, तो चलो अभी आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। तो आउटपुट देखने के लिए यहाँ पर मैं गो लाइव कर देता हूँ। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर देखो कंसोल के अंदर ये जो एरर है 404, ये हमारे क्लाइंट साइड से आ रहा है, उसको थोड़ा सा इग्नोर मारो। यहाँ पर देखो हमारे 1 से 4 तक प्रिंट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर देखो 1 से 4 तक हुए, 5 हमारा प्रिंट नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो काउंटिंग है वो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होती है। तो इसे 1 2 3 4 5 समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा। जो हमारी काउंटिंग है वो हमेशा 0th इंडेक्स से स्टार्ट होती है,
मतलब यहाँ पर जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो इसे 1 मानेगा, इसे 2 मानेगा, इसे 3 मानेगा, इसे 4 मानेगा और इसे 5 मानेगा। तो एक एक एग्जांपल और एक देखेंगे। यहाँ पर देखो, अभी हम कुछ ऐसे लिखेंगे, आई इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस इज तक्षशिला एकेडमी। अभी यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फॉर लूप लिखूंगा, ब्रैकेट के अंदर लेट लिखूंगा, लेट, उसके बाद लिखूंगा आई इक्वल टू 0, उसके बाद लिखूंगा आई इज ग्रेटर देन 1000 टाइम मुझे लिखना है ये, और उसके बाद क्या करना है, मुझे आई को अपडेट करना है, तो आई प्लस प्लस करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आई को दे दूंगा। चलो अभी आउटपुट देखेंगे क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, तो चलो 1 से 5 तक तो हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं कुछ तुम्हें थोड़ा सा अलग बताता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लेट सम इक्वल टू, मैं लिखूंगा 0, सम की वैल्यू मैंने फिलहाल 0 रखी है, फॉर, मतलब यहाँ पर मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा, आई, और सम भी लिख सकते हो तुम, या फिर लेट आई इज इक्वल टू 1, और उसके बाद लिखूंगा मैं आई ग्रेटर देन 9, और यहाँ पर 9 नहीं लिखते, 3 लिखते हैं, आई इज ग्रेटर देन 3, और यहाँ पर लिखेंगे आई प्लस प्लस, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे हम सम इक्वल टू सम ऑफ, या फिर सम प्लस आई, और यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पर देखो प्रिंट क्या हुआ है, सिर्फ 3 प्रिंट हुआ है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर 3 प्रिंट हुआ है। वो कैसे हुआ है अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर सबसे पहली लाइन देखो, लेट सम इक्वल टू 0। इसका सिंपल मतलब यहाँ पर देखो, एक डब्बा है जिसका नाम है सम है, और इसके अंदर 0 है, ठीक है, उसकी वैल्यू फिलहाल 0 है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सम है, ये डब्बे का नाम होता है, और ये जो है इक्वल टू के बाद ये वैल्यू होती है उसके अंदर। तो इस डब्बे के अंदर मीन्स ये सम के अंदर 0 वैल्यू है फिलहाल। तो यहाँ पर हमने फॉर लूप लगाया है, उसके अंदर आई की जो वैल्यू है वो हमने फिलहाल इनिशियली 1 रखी है, मतलब आई की वैल्यू है वो 1 है, और आई कहाँ तक जाना चाहिए, ग्रेटर देन 3 जब तक होता नहीं तब तक वो चलना चाहिए, और हमेशा आई की वैल्यू 1 से बढ़ाओ, मतलब आई प्लस प्लस करो। और यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, सम, मतलब इस सम के अंदर हमें क्या करना है, इस सम के अंदर हमें क्या करना है, इक्वल टू सम प्लस आई। यहाँ पर देखो ये हमारा सम वाला यही डब्बा है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूँ, ये सेम डब्बा है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 0 था, ये जो 0 था वो यहाँ पर हमारा 0 था, और यहाँ पर देखो सम प्लस आई, सम प्लस आई। अब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है हमारी, आई की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 1, तो आई की जगह पर यहाँ पर 1 आ गया, क्योंकि आई इक्वल्स टू 1 है, तो फिर आई की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, सम की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि ये जो दोनों वैल्यू है इस कंटेनर की वो बाद में बिलोंग करेगी इससे, क्योंकि यहाँ पर देखो सम इक्वल टू, क्योंकि ये सम और ए वाला सम एक ही है, इसलिए इसके अंदर जो भी कुछ वैल्यू होगी वो इसकी हो जाएगी। तो अभी क्या हुआ, उसके बाद सम की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब यहाँ पर वापिस से लूप चलेगा, i इक्वल्स टू 1, क्योंकि i की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर देखो प्लस i की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो i की वैल्यू वापिस से यहाँ पर 1 हो गई, तो यहाँ पर देखो i की वैल्यू 1 हो गई, और हमारे सम की वैल्यू पहले से 1 थी। तो अभी क्या हुआ, इस सम के अंदर 2 स्टोर हुआ, क्योंकि हमारा पहले वाला ये सम और यहाँ पर i की वैल्यू 1 थी, इसलिए वो 1, क्योंकि यहाँ पर i की वैल्यू 1 है इसलिए यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर हमारा जो सम है यहाँ पर ये वाला, तो इस सम की वैल्यू अभी 1 हो चुकी है, इसलिए ये वाला 1 और ये वाला 1 मिला के 2 हो गए। तो देखो यहाँ पर ये वाला 1 और ये वाला 1 मिला के 2 हो गए, तो अभी हमारे सम की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वापिस से एक बार लूप चलेगा, क्योंकि 3 बार लूप चलेगा, तो अभी क्या होगा,
हमारी सम की वैल्यू है 2 प्लस, यहाँ पर देखो क्या होगा, वापिस से यहाँ पर अभी हमारे सम की वैल्यू है 2। रुको यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये हटा देता हूँ, थोड़ा सा गंदा लग रहा है। ठीक है चलो, इतना बस हो गया। अभी हमारे इस सम की वैल्यू है 2, ठीक है। और यहाँ पर आई की वैल्यू, यहाँ पर देखो आई की वैल्यू हमेशा हमारे 1 ही है, जो हमारी यहाँ पर हमने लिखी है, ठीक है। तो हमारे आई की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। और ये हमारा लूप अभी 3 बार चला है, क्योंकि ये 1 बार, ये 2 बार और ये तीसरी बार, ठीक है। तो हमारा ये लूप 3 बार चला। तो अभी हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अभी देखो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करने के बाद यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो 3 ही आ रहा है। दिख रहा है तुम्हें? देखो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो 3 आ रहा है। तो ठीक है, आई होप आपको फॉर लूप कैसे काम करता है वो समझ में आ चुका होगा। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है फॉर लूप। इतना याद रखना, सिर्फ एक चीज़ को मल्टीपल बार या फिर एक चीज़ को मल्टीपल टाइम्स कॉल करने के लिए या फिर लिखने के लिए वेबसाइट के अंदर, या फिर वेबसाइट के अंदर नहीं लिखते, वो लिखते हैं हम बैकएंड में, उसके लिए फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी और समझ में नहीं आया तो डरने की कोई बात नहीं, आगे आगे जाके हम प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, चिल मारो। तो चलो इसके बाद अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट लूप, जिसे हम पहचानते हैं वाइल लूप के नाम से। तो जो अभी हमारा नेक्स्ट लूप है वो है हमारा वाइल लूप, ठीक है। ये थोड़ा सा रिस्की भी लूप है, फिर थोड़ा सा संभाल के। तो चलो सबसे पहले वाइल लूप का सिंटैक्स देखेंगे। तो वाइल लूप लिखने के लिए फॉर की तरह होता है सेम। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वाइल और उसके अंदर एक कंडीशन देंगे, मतलब जो भी हम करना चाहते हैं वो एक कंडीशन आती है। और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी तुम कुछ प्रिंट करना चाहते हो कंसोल डॉट लॉग वो यहाँ पर आएगा सेम। एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। वैसे तो वाइल लूप हम ज़्यादा कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते, पर जब तुम डीएसए और इस तरह के प्रॉब्लम्स तुम करते हो उस टाइम पे देखो वाइल लूप थोड़ा सा ज़्यादा काम में आता है। और वाइल लूप की जानकारी होनी भी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के दरमियान पूछी जाती है। तो फिर वाइल लूप को कैसे एग्जैक्ट वाइल लूप काम कैसे करता है वो तो तुम्हें पता होना ही चाहिए। अभी देखो फॉर लूप के अंदर कैसे इनिशियल कंडीशन और स्टॉपिंग कंडीशन, ऐसे 2 कंडीशन थे, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ से स्टॉप होगा। वाइल लूप को ना इन्फिनाइट लूप भी कहते हैं, मतलब उसको स्टॉपिंग कंडीशन, जब तक वो जो अंदर तुम कंडीशन देते हो ब्रैकेट के अंदर, वो कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होती तब तक वो लूप चलेगा। और एग्जांपल पकड़ो, वो तुम्हारी कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं हुई तो इन्फिनाइटली वो लूप चलता ही जाएगा। तुम्हारा सिस्टम हैंग पड़ जाएगा पर वो बैकएंड में कॉल होता ही जाएगा, मतलब होता है कभी कभी सिस्टम हैंग। और तुम्हारा लो एंड पीसी होगा तो वाइल लूप की कंडीशन तुमने फॉल्स के अंदर चलाई तो तुम्हारा पीसी 101% लैग करेगा, पूरा लैग करेगा, फोर्सफुली शट डाउन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा संभाल के इससे इस्तेमाल करना। तो चलो अभी वाइल लूप का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देखेंगे। सबसे यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट आई इक्वल्स टू 1 वाइल, और इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे हम। एग्जांपल पकड़ो आई, और इसके अंदर लिखेंगे आई प्लस प्लस, क्योंकि हमारा जो आई है वो बढ़ना भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं हमें लिखूंगा अभी कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर लिखूंगा आई। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पर मैं लिखूंगा आई प्लस प्लस, क्योंकि वो आई हमारा बढ़ना भी चाहिए। तो यहाँ पर देखो अभी आउटपुट में क्या आता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे 1 2 3 प्रिंट हो चुके हैं। रुको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन थी वाइल लूप के अंदर, आई इज ग्रेटर देन 4, मतलब आई की वैल्यू जब तक 4 नहीं हो जाती या फिर 4 तक नहीं पहुँचती तब तक वो लूप चलाओ। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 हो चुकी है। अभी देखो मैं तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कैसे काम कर रहा है ये लूप, ध्यान से सुनो। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में हमारे आई की वैल्यू है 1, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा आई 1 हो रहा है, ठीक है। और वो चेक कर रहा है, यहाँ पर ये कंडीशन चेक हो रही है कि आई 4 से बड़ा है, मतलब हमारा 1 4 से बड़ा है नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई। तो वापिस से कंसोल डॉट लॉग करेगा और हमें आई प्रिंट करके देगा, तब हमारे आई की वैल्यू होगी 1, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, आई प्लस प्लस होगा, आई और एक बार बढ़ेगा, मतलब आई की वैल्यू अभी 2 होगी। तो वापिस से वो चेक करेगा 2 इज ग्रेटर देन 4, तो नहीं है, तो वापिस से फॉल्स होगी और यहाँ पर हमारे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। वापिस से वो हमें 2 प्रिंट करके देगा, वापिस से आई प्लस प्लस होगा,
यहाँ पर हमारे आई की वैल्यू अभी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो वापस से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, हमारे आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और वापस से ये कंसोल डॉट लॉग करके हमें 3 मिल जाएगा यहाँ पर, और वापस से आई प्लस प्लस होगा। और जैसे हमारी कंडीशन यहाँ पर आई होगा, यहाँ पर 4 होगा, आई की वैल्यू जब 4 होगी तब वो दिखेगा आई इज ग्रेटर देन 4। और अभी जैसे हमारी आई की वैल्यू 4 हो गई यहाँ पर, तो अभी क्या होगा, जैसे हमारे आई की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई तो क्या करेगा, हमें यहाँ पर ट्रू रिटर्न करके देगा और हमें ये 3 ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ से कोड आगे जाएगा ही नहीं। ये जो हमारी कंडीशन थी वो अभी ट्रू हो चुकी है, तो यहाँ से आगे जाएगा नहीं। हमें सिर्फ 1, 2 और 3 प्रिंट मिलेगा, 4 प्रिंट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और लूप हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा और हमें सिर्फ 1, 2, 3 यही प्रिंट करके मिलेगा। इसलिए हमें आउटपुट में यहाँ पर देखो, वे आउटपुट में देखो हमें 3 ही मिल रहे हैं। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर सिर्फ 3 ही मिल चुके हैं। तो यहाँ पर इतना ही मुझे बताना था फॉर लूप और वाइल लूप। इतना ही ध्यान में रखो, जब तक एक्चुअली में वर्क होगा तो वो एग्जैक्ट उसका यूज कैसे होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा प्रोजेक्ट के टाइम पे। हमारा चैनल बेसिकली प्रोजेक्ट के ऊपर मेन फोकस करने के ऊपर है, तो फिर ये बेसिकली तुम्हें कौन भी सिखाएगा ये वर्क कैसे होता है, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है। तो यहाँ पर सीखने के लिए आए हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि एग्जैक्टली ऐसा थ्योरी पढ़ के तुम प्रो नहीं बन सकते, तुम्हें एग्जैक्टली प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो चलो अभी आगे बढ़ते, तो मैं तुम्हें बताता हूँ अभी स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग। तो चलो स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे लिखते हैं वो बताता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आई इक्वल टू, अभी जो भी स्ट्रिंग होती है ना दोस्तों, वो तुम्हें लिखनी पड़ती है कॉलन के अंदर, डबल कॉलन, सिंगल कॉलन, इसके अंदर लिखनी पड़ती है। एग्जांपल पकड़ो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज माई वीडियो, VIDEO, ठीक है। चलो आ जाओ, तो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखूंगा टाइप ऑफ ए, और यहाँ पर लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है। चलो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर मैं बताता हूँ, सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए के अंदर मैंने ये स्ट्रिंग है, इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। और इसे हम स्ट्रिंग कैसे कहते हैं, जो भी चीज़ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, या फिर जो भी चीज़ ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। या फिर कुछ ऐसे बैकटिक होते हैं, देखो तुम्हारे एस्केप की के नीचे, तुम्हारे कीबोर्ड के अंदर यहाँ पर कोने में एक एस्केप की होगी, ESC लिखा होगा, उसके नीचे जस्ट एक कुछ ऐसा बटन है, उसके ऊपर कुछ ऐसा मार्क है, और यहाँ पर कुछ ऐसा एक छोटा सा मार्क है नीचे, उसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कहते हैं उसे इंडेंटेशन, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी तुम चीज़ें लिखोगे यहाँ पर, वो तुम्हारी कहलाती है स्ट्रिंग, ठीक है। सिर्फ इतना ही है, खत्म, स्ट्रिंग खत्म, इतना ही है। जो भी चीज़ें तुम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हो या फिर इंडेंटेशन के अंदर लिखते हो, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। अभी यहाँ पर मैंने जो भी कुछ कोड लिखा है उसका एक आउटपुट दिखाता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या आ रहा है, स्ट्रिंग, और उसके बाद क्या है, दिस इज माई वीडियो, ठीक है। चलो अभी क्या हो रहा है वो बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये तो तुम्हें नॉर्मल पता है, ए के अंदर मैंने क्या लिखा है, स्ट्रिंग लिखी है, जिसके अंदर मैंने लिखा है दिस इज माई वीडियो। और यहाँ पर देखो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने लिखा है टाइप ऑफ, ये इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। टाइप ऑफ लिखने से टाइप ऑफ के आगे तुम जो भी कुछ लिखते हो उसका टाइप ऑफ मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर ए का जो टाइप ऑफ है, मतलब ए किस टाइप का है, उसका टाइप क्या है, वो मुझे टाइप है, मतलब बुलियन है, स्ट्रिंग है, वेरिएबल है, नंबर है, उसका टाइप क्या है, वो टाइप जानने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, उसे कुछ इस तरह से लिखते हैं, और सभी को इसी तरह से लिखना पड़ता है, टाइप ऑफ, बिना स्पेस के टाइप ऑफ लिखना पड़ता है। तो जैसे ही तुम लिखोगे यहाँ पर टाइप ऑफ, और यहाँ पर जो भी तुम चीज़ बोलोगे मुझे टाइप ऑफ चाहिए ए का, तो यहाँ पर मुझे ए का टाइप ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सुनो, एक चीज़ बताता हूँ। अभी मैं मेरे इस बॉक्स का नाम देता, ठीक है, चलो इसे ए ही रखते हैं। तो यहाँ पर मैं और एक बनाता हूँ,
यहाँ पर बी लिखता हूँ, बी के अंदर मैं 12 यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं लिखूंगा टाइप ऑफ। अभी देखो टाइप ऑफ से क्या होता है, टाइप ऑफ से मुझे उस वेरिएबल की वैल्यू मिलती है, तो मैं टाइप ऑफ बी लिखूंगा। तो अभी मुझे क्या चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, मतलब बी का टाइप चाहिए मुझे। बी किस टाइप, बी का टाइप क्या है, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, बी का टाइप क्या है। तो चलो आउटपुट में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो हमारी पहली लाइन थी वो बिलोंग करती है इससे, क्योंकि हमें टाइप चाहिए ए का चाहिए था। तो यहाँ पर ए का जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, इसलिए हमें यहाँ पर जो पहला मिल रहा है वो स्ट्रिंग मिल रहा है, क्योंकि हमें सबसे पहले ए का टाइप चाहिए था। अभी हमें बी, और यहाँ पर देखो मैंने बी का टाइप लिया है, टाइप ऑफ बी। तो अभी मुझे यहाँ पर देखो बी का टाइप क्या है, नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर बी का टाइप नंबर है, वो बराबर है, क्योंकि यहाँ पर मैंने नंबर दिया है बी के अंदर, मतलब इस बी डब्बे के अंदर मैंने नंबर लिखा है, इसलिए मुझे वो बोल रहा है कि बी का टाइप जो है वो नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने नॉर्मल किया है कंसोल डॉट लॉग ए, मतलब ए के अंदर क्या है, दिस इज माई वीडियो। तो यहाँ पर दिस इज माई वीडियो, ठीक है। स्ट्रिंग इतना ही है भाई, खत्म हो गया स्ट्रिंग टॉपिक। ज़्यादा चिल मारो, ज़्यादा टेंशन मत लो और आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक एरे। अभी क्या काम करेंगे हम लोग, एरे थोड़ा सा बाद में देखते हैं, उससे पहले हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। चलो पहले ये क्या है तो मैं बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब कुछ कंडीशन के ऊपर कुछ स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, उसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, पर चलो मैं तुम्हें एक सिंपल वे में बताता हूँ। हमारी पहली कंडीशन क्या है, आई इज इक्वल टू 3। तो अभी हम इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अभी देखो सबसे पहले मैं तुम्हें उसका सिंटैक्स बताता हूँ। इफ, यहाँ पर एक ब्रैकेट, इसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं जो हमें चाहिए, और यहाँ पर करली ब्रेसेस। इफ ये जो कंडीशन लिखी है ये ट्रू हुई तो इसके बाद वाला कोड चलेगा यहाँ पर, और ये कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पर एल्स से एक, एल्स नाम से एक स्टेटमेंट हम बनाते हैं, उसके अंदर कुछ लिखते हैं, वो कॉल होता है। इस कंडीशन के ऊपर होता है कि तुम्हारा इफ वाला कोड चलेगा या फिर एल्स वाला कोड चलेगा, ठीक है। चलो अभी आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों को समझ में आया होगा, कितने लोगों को नहीं, पर मैं तुम्हें अभी एग्जांपल दूंगा, उससे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं कुछ लिखता हूँ, आई इक्वल्स टू 3, मतलब आई की जो वैल्यू है वो फिलहाल है हमारी 3, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे। तो देखो कैसे मैं लिखता हूँ, इफ आई ग्रेटर देन 2, आई हमारा 2 हमारा आई से बड़ा होगा, तो यहाँ पर लिखो कंसोल डॉट लॉग दिस इज नॉट ग्रेटर देन आई। मतलब क्या, जो हमारा 2 है वो हमारे आई से बड़ा नहीं है, ये ट्रू है मतलब। और ऐसा नहीं होगा तो अभी हम एल्स के अंदर जाएंगे, एल्स के अंदर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर लिखेंगे दिस इज ग्रेटर देन आई। अभी यहाँ पर क्या हुआ है देखो, यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे आउटपुट क्या आता है। आई हमारा जो डब्बा है, आई नाम से हमारा जो डब्बा है उसके अंदर वैल्यू है 3, आई इस डब्बे का नाम है, उसके अंदर वैल्यू है 3। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इफ, जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी बेटर है उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। इफ इसका मतलब ऐसा होगा, तो इफ का मतलब है ऐसा होगा तो 2 हमारा आई से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ये स्टेटमेंट चलेगा। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट चलेगा। वापिस एक बार, इफ, अगर, इफ का मतलब अगर 2 हमारे आई से बड़ा है, जो नहीं है मतलब है गलत है, मतलब है फॉल्स है, ठीक है, तो हमारी ये वाली कंडीशन चलेगी। अगर हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, अगर ट्रू होता, तो हमारी ये वाली फर्स्ट वाली लाइन चलती। तो चलो एक बार आउटपुट देखते हैं, उसके बाद तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, दिस इज अ ग्रेटर देन आई,
दिस इज अ ग्रेटर देन आई की यहाँ पर ऐसा ये क्यों प्रिंट हुआ, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, दो हमारा आई से बड़ा है क्या, जो नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, जो एक कंडीशन है वो गलत है। क्यों गलत है, हमारा दो हमारे आई से बड़ा है क्या, नहीं है, क्योंकि हमारे आई की वैल्यू यहाँ पर 3 है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे आई की वैल्यू जो है वो 3 है, इसलिए हमारा 2 बड़ा नहीं है आई से, मतलब ये फॉल्स हुआ। ठीक है, तो ये फॉल्स हुआ, तो ये देखो ये लाइन प्रिंट हो गई, दिस इज अ ग्रेटर देन आई। ये लाइन प्रिंट हुई ना, दिस इज अ ग्रेटर देन आई। तो आई होप आपको वो समझ में आ चुका होगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो और एक चीज तुम्हें बताता हूँ। अभी यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर मैं आई की वैल्यू 5 कर देता हूँ, एक एग्जाम्पल पकड़ो। अभी यहाँ पर क्या हुआ, अभी यहाँ पर मैंने क्या किया है, आई की वैल्यू, ये जो हमारे आई की वैल्यू है वो मैंने 5 कर दी है। तो इससे क्या होगा, हमारा 5 बड़ा है हमारे आई से, मतलब ये जो हमारा 5 है वो बड़ा है। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर ग्रेटर देन, इसका मतलब ये बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है, हमारा 5 बड़ा है हमारे आई से, जो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट जैसे ट्रू हुआ उसके तुरंत बाद ये लाइन चलेगी console.log, ये पहली वाली लाइन चलेगी। ठीक है, ये लाइन ऑफ कोड चलेगा। तो चलो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। और अगर ये फॉल्स होता तो तुम्हें पता ही है, ये फॉल्स होता तो ये वाली लाइन चलती। तो चलो आउटपुट देखते हैं। अभी क्या प्रिंट होगा, दिस इज अ नॉट ग्रेटर देन आई, दिस इज अ नॉट ग्रेटर देन आई हुआ ना प्रिंट, क्योंकि हमारी जो पहली वाली कंडीशन थी वो ट्रू हो गई। अभी देखो यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने एल्स के अंदर यहाँ पर एक, तो अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर एक इफ और एक एल्स लिया है। तुम यहाँ पर मल्टीपल इफ ले सकते हो, मतलब एक इफ कंडीशन उसके अंदर कुछ लिखोगे, एग्जाम्पल console.log। ठीक है, दिस इज, ऐसे तुम मल्टीपल इफ कंडीशन बना सकते हो। एक चीज यहां पर ध्यान दो, यहां पर देखो मैंने तुम्हें एक इफ एक एल्स बना के दिखाया था, ऐसे नहीं, तुम मल्टीपल इफ कंडीशन ले सकते हो और तुम ना मल्टीपल एल्स भी कंडीशन ले सकते हो, और मल्टीपल एल्स भी मल्टीपल ले सकते हो, मतलब 2-3 एल्स ले सकते हो या फिर उससे ज्यादा एल्स ले सकते हो, 2-3 इफ ले सकते हो, उससे ज्यादा भी इफ बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, डिपेंड। और यार अभी भी तुम्हें इफ एल्स समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ना मोस्टली ना फंक्शन को डिफाइन करने के लिए होता है, या फिर फंक्शन के ऊपर कंडीशन लगाने के लिए तो होता है कि एक फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है वो ट्रू है तो हमें ये प्रिंट करके दिखाओ, और नहीं है तो कुछ अलग प्रिंट करके दो। ठीक है, बेसिकली इस टाइप से इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है। तो अभी तो मैं तुम्हें प्रो की या फिर ज़्यादा मैं तुम्हें टेक्निकल चीज़ें बताने जाऊंगा ना तो तुम्हारे बाउंसर जाने वाले ये सब चीज़ें। तो फिर अभी फंक्शन और स्टेट वो अभी मैं तुम्हें बता के ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता और डराना भी नहीं चाहता, तुम उसको थोड़ा सा इग्नोर मारो। और अभी तो फिलहाल इतनी चीज़ों पे ध्यान दो कि इफ एल्स स्टेटमेंट होते कैसे, यूज कैसे करते, सिंटैक्स कैसे है, कहाँ पर क्या लिखने से क्या आउटपुट आता है, कोर कैसे वर्क करता है, उतने पे ही ध्यान दो। एक्चुअली में तुम जब प्रोडक्शन लेवल पे जाओगे तो चीज़ें कुछ अलग ही होने वाली है। आई इज ग्रेटर देन 5 ऐसा कुछ नहीं होने वाला, console.log ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ मैंने तुम्हें एक फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है उसके लिए बताया है। तो ठीक है, ये चीज यहां तक ध्यान रखो इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलो अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो यार, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट काम कैसे करते हैं। तो फिर चलो यार बढ़ते हैं अपने अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा फंक्शन और एरो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। बेसिकली इन दोनों को मैं तुम्हें एक ही बारे में सिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है वो बताता हूँ। फंक्शन ऐसा लाइन ऑफ कोड होता है, बहुत सारे लाइन ऑफ कोड होते हैं या फिर सिंगल लाइन ऑफ कोड होते हैं, जो तुम एक बार लिखोगे तो तुम उसका इस्तेमाल बार बार कर पाओगे। मतलब एक बार लिखोगे, बाद में उसे सिर्फ कॉल करना पड़ता है, सिर्फ बोलना पड़ता है। कॉल मतलब कॉल करके बोलाना पड़ता है, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, हेलो आजा, ऐसे कॉल करना पड़ता है तो आ जाता है। मतलब फंक्शन के अंदर जो भी कुछ कोड लिखोगे वो एक ही बार लिखना पड़ता है। उसके बाद ये लाइन ऑफ कोड तुम्हें वापस से कितनी बार भी चाहिए तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर, उसके लिए
तुम्हें सिर्फ इसे एक बार कॉल करना पड़ता है। वो सब कैसे करते हैं वो सब मैं तुम्हें अभी बताऊंगा आगे जाके। अभी तुम कौन सी चीज पर फोकस करो कि फंक्शन एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं, उस पर फोकस करो। तो चलो इसे कैसे करते हैं वो बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा उसका सिंटैक्स। तो चलो अभी ना मैं तुम्हें उसका सिंटैक्स बताता हूँ। सबसे पहले फंक्शन को कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन कैसे लिखते हैं और उसके बाद देखेंगे एरो फंक्शन कैसे लिखते हैं और एरो फंक्शन क्या होते हैं। सिंपल है सब, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले फंक्शन बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, सिंटैक्स बता रहा हूं। यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन लिखो, उसके बाद यहाँ पर तुम कुछ भी नाम लिख सकते हो, वो तुम्हारा होगा तुम्हारे फंक्शन का नाम। एग्जाम्पल पकड़ो, यहाँ पर मैं लिखूंगा बाबा, ठीक है, बाबा, ठीक है। अभी मेरे फंक्शन का नाम क्या है, बाबा। उसके बाद ब्रैकेट्स, नॉर्मल ब्रैकेट्स, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। और इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर तुम तुम्हारे लाइन ऑफ कोड लिख सकते हो, जो भी तुम कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो, या मतलब जो भी कोड का तुम्हें फंक्शन बनाना है उस कोड को तुम इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो। उसके बाद तुम्हें ये फंक्शन नहीं मिलेगा यूज करने के लिए, क्योंकि अभी देखो तुम्हारा फंक्शन अभी हो चुका है बना के। तो यहाँ पर देखो, तुमने यहाँ पर फंक्शन तो बना लिया है पर उसे अभी कॉल किया नहीं। अभी कॉल कैसे करते हैं वो बताता हूँ। यहाँ पर देखो, फंक्शन कॉल करने के लिए तुम्हें फंक्शन के नाम से उसे बुलाना पड़ता है। अभी इस फंक्शन का नाम क्या है, बाबा। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, बाबा और नॉर्मल ब्रैकेट्स, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, वो फंक्शन कॉल हो जाएगा और मुझे वो फंक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, मैं लिखूंगा सबसे पहले फंक्शन, उसके बाद मैं लिखूंगा बाबा जो मेरे फंक्शन का नाम है, उसके बाद नॉर्मल ब्रैकेट्स और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पर। और कर्ली ब्रैकेट्स को खोल के मैं इसके अंदर लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। चलो तो अभी देखो यहाँ पर आउटपुट में क्या आता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, बेसिकली अभी आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने फंक्शन तो बना लिया है पर उसे कॉल नहीं किया अभी तक। तो चलो अभी ये तो फंक्शन मेरा रेडी है पर अभी मैंने इसे कॉल नहीं किया। तो चलो फटाफट से अभी मैं इसे कॉल करता हूँ। तो कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बाबा लिखना पड़ेगा और कुछ ऐसे ब्रैकेट देने पड़ेंगे। और यहाँ पर देखो आउटपुट के अंदर मुझे यहाँ पर देखो दिस इज माय फर्स्ट कोड, जो मेरा ये था इस फंक्शन के अंदर, ये जो लाइन ऑफ कोड थी कंसोल डॉट के अंदर, वो अभी मुझे मिल चुकी है। तो यार दोस्तों, आई होप आपको फंक्शन कैसे काम करते हैं वो समझ में आ चुका होगा। तो चलो अभी अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो है हमारे एरो फंक्शन। तो यार देखो, ये जो हमारे फंक्शन है इसी का कॉम्पैक्ट वे है हमारे एरो फंक्शन। किन किन लोगों को फंक्शन ऐसे लिखने के लिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, किन किन लोगों को एरो फंक्शन पसंद आते हैं, अपने ऊपर है, अपने चॉइस के ऊपर है। पर सीखने तो दोनों चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों भी यूज होते हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें दोनों भी बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर अभी मैं तुम्हें बताऊंगा एरो फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले अभी एरो फंक्शन का सिंटैक्स देखेंगे। तो एरो फंक्शन का सिंटैक्स लिखने के लिए सबसे पहले तुम्हें लिखना पड़ता है कॉन्स्ट। ये कंपलसरी है कॉन्स्ट, जैसे फंक्शन में यहाँ पर फंक्शन कंपलसरी था उस टाइम, इसमें एरो फंक्शन के अंदर इसके अंदर कॉन्स्ट कंपलसरी है। उसके अंदर आएगा तुम, उसके बाद आएगा तुम्हारा फंक्शन का यहाँ पर कैसे नेम था, यहाँ पर मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूँ। एग्जाम्पल पकड़ो, मैं यहाँ पर आई लिखता हूँ तो इस फंक्शन का नाम आई हो जाएगा। उसके बाद आएगा इक्वल टू, उसके बाद आएगा ब्रैकेट, उसके बाद वापस से आएगा इक्वल टू, यहाँ पर एक एरो आएगा और यहाँ पर ब्रैकेट्स। अभी देखो यहाँ पर एरो है, यहाँ पर एक एरो बना हुआ है, इसलिए इस फंक्शन का नाम है एरो फंक्शन। और यहाँ पर जैसे एरो फंक्शन हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर तुम जो भी कुछ लिखोगे वो हो जाएगा तुम्हारा मेन कोड। तो चलो इसे अभी प्रैक्टिकल वे में कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं तुम्हें। तो यहाँ पर एरो फंक्शन के लिए मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, जैसे मैं तुम्हें बताया था। उसके बाद लिखना है हमें फंक्शन का नाम। तो यहाँ पर फंक्शन का नाम हम रखेंगे आई इक्वल्स टू ब्रैकेट, उसके बाद वापिस से इक्वल्स टू और एरो, और उसके बाद ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं लिखूंगा जो भी मुझे मेरे कोड के अंदर चाहिए, कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर मैं लिखूंगा दिस इज माय एरो फंक्शन।
तो देखो यहाँ पर तुम कौन सा भी फंक्शन लिखो, एरो फंक्शन लिखो या फिर नॉर्मल फंक्शन लिखो, तुम्हें वो फंक्शन कॉल तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा आई और ब्रैकेट्स। तो चलो अभी आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पर देखो आ रहा है दिस इज माई एरो फंक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन कैसे काम करते हैं। तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं। अभी देखो यहाँ पर फंक्शन का इस्तेमाल एग्जैक्टली कब होता है, तुम तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड पहले से ही बना के रखना चाहते हो और बाद में उसे अलग अलग जगह पर सिर्फ कॉल करना चाहते हो या फिर। तो आई होप दोस्तों आपको ये सब चीजें समझ में आ चुकी होगी। तो चलो अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ और जाएंगे अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा एरर हैंडलिंग। तो बेसिकली ना तुम्हें एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जब तक तुम एपीआई डाटा और बैकएंड जब करोगे उस टाइम पे इसका ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो चलो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग के अंदर हम क्या सीखेंगे, ट्राई कैच। क्या सीखेंगे हम लोग, ट्राई, इसके अंदर एक लाइन ऑफ कोड होगा, उसके बाद होगा कैच, ठीक है, उसके अंदर एक लाइन ऑफ कोड होगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इस एरर हैंडलिंग को या फिर इस ट्राई कैच को हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हमारा डेटा, अभी एग्जांपल पकड़ो a इक्वल टू 5, मतलब a के अंदर हमारा डेटा है 5, ठीक है। जब हमारा जो डेटा होता है वो बाहर से आता है, मतलब सर्वर से आता है हमारे, तो उसे आने के लिए कुछ टाइम लगता है या फिर कभी कभी क्या होता है कुछ एरर आता है। उस एरर को हैंडल करने के लिए, मतलब कभी कभी क्या होता है सर्वर से रिस्पांस कम टाइम में आता है या फिर आता ही नहीं या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को बोलते हैं ट्राई कर ये कोड चलाना, इसके अंदर कुछ कोड लिखेंगे और ये नहीं चला तो कैच के अंदर लिखेंगे एरर आ रहा है। सर्वर है तुम्हारा, सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट आएगी तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर या फिर तुम्हारे ऐप के अंदर, वो बोलेगी ट्राई करो इसे, ये रन हो गया तो ठीक, हाँ बराबर, और ये रन नहीं हुआ तो इसे रन करवाओ। सिंपल सा है। इफ और एल्स में हमने कैसे देखा था, इफ ट्रू हुआ तो ये हो जाएगा, एल्स ये नहीं ट्रू फॉल्स हुआ तो ये हो जाएगा, ठीक है। ट्रू हुआ तो ये हो जाएगा, फॉल्स हुआ तो एल्स चल जाएगा। सेम इसी तरह है, ट्राई करो ये करने का, ये नहीं हुआ तुमसे तो फिर कैच करो इसे। इसके अंदर में मोस्टली तो हम एरर ही लिखते कि 404 एरर आ रहा है, 504 एरर आ रहा है। ये सब चीज़ें अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगी और मैं बड़े बड़े एग्जांपल देने जाऊंगा ना तो भी तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। और मैं कितना भी ट्राई करूँ, जो बिगनर है उसे तो ये ट्राई कैच तो समझ में, और इतना भी ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है और जब बड़ा भी नहीं है, सिर्फ इसे कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैंने अभी तुम्हें बताया है, वो ही सिर्फ याद रखो। इसे कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं तुम्हें प्रोजेक्ट के अंदर पक्का बताऊंगा, क्योंकि इसका एग्जैक्ट यूज कहाँ पर कैसे करते हैं वो तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, वो तुम्हें कब पता चलेगा, वो तुम्हें प्रोजेक्ट करते समय पता चलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे क्या कहना है तुम्हें। तो चलो अभी मैं तुम्हें सिंटैक्स बताता हूँ, इससे तुम्हें एक बेसिकली आइडिया आ जाएगा कि भाई काम कैसे हो रहा है। तो देखो कुछ नहीं दादा, ऐसे ट्राई लिखेंगे तो यहाँ पर देखो मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर ट्राई के अंदर कुछ कोड लिखेंगे, कंसोल, यहाँ पर देखो कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और इसके अंदर लिखूंगा दिस इज माई ट्राई कोड और यहाँ पर एरर, और उसके बाद इस एरर के अंदर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ERROR, ठीक है, ये वाला एरर। मैंने अभी क्या किया है, मैंने मेरे सिस्टम को बोला है ट्राई करो इसे चलाना, ये चल गया तो ठीक है और ये नहीं चला तो इस एरर को प्रिंट करवाओ। यहाँ पर देखो बाहर से कुछ आएगा नहीं या फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, तो यहाँ पर ये चल जाएगा और यहाँ पर ये वाला नहीं चलेगा फिर। तो चलो आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पर देखो दिस इज माई ट्राई कोड आ रहा है, हमारा ट्राई वाला जो ब्लॉक है वो चल चुका है, यहाँ पर कुछ एरर नहीं आया। यहाँ पर एरर आता तो हमारा कैच वाला ब्लॉक चलता, अभी यहाँ पर कुछ एरर आया ही नहीं इसलिए हमारा ट्राई वाला कोड चला। तो आई होप आपको एरर कैसे हैंडल करते हैं, एरर हैंडलिंग का बेसिक सिंटैक्स कैसे काम करता है वो तो पता चल चुका होगा। लेट्स गो, चलो अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं और अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरे इन जावास्क्रिप्ट। उसमें हम देखने वाले हैं पुश फंक्शन, पॉप फंक्शन, कॉन्कैट फंक्शन, शिफ्ट अनशिफ्ट, ऐसे अलग अलग फंक्शन देखने वाले हैं। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एरे क्या होता है, एरे होता है कलेक्शन ऑफ आइटम्स। अभी कलेक्शन ऑफ आइटम मतलब क्या वो बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखो हम लोग डाटा कैसे सेव करते थे, a इक्वल टू
पहले तो यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखते थे, या फिर ए इक्वल टू यहाँ पर कुछ ऐसा लिखते थे। एक एग्जाम्पल पकड़ो, हेलो, इस तरह से कुछ। इसका मतलब क्या, ए के अंदर, ए नाम के कंटेनर के अंदर हमारा 12 ये हमारा डाटा सेव है। तो इसी तरह एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम, जैसे मैंने बताया, मतलब मल्टीपल ऑफ डाटा या फिर मल्टीपल ऑफ थिंग्स या फिर मल्टीपल ऑफ नंबर या फिर मल्टीपल स्ट्रिंग एक ही डब्बे के अंदर स्टोर करते हैं, इसे हम एरे कहते हैं। एक एग्जांपल पकड़ो, ये एक डब्बा है और इसके अंदर पार्टीशन से अलग अलग हर एक को एक वैल्यू देते हैं और इस डब्बे को एक नाम देंगे ए। तो इस ए हमारा एरे बन चुका है, ठीक है। तो इसे कैसे करते हैं, इसका सिंटैक्स पहले बताता हूँ कैसे लिखते हैं। एरे कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ए इक्वल्स टू, उसके बाद इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो। एग्जांपल पकड़ो, नंबर लिख सकते हो या फिर स्ट्रिंग्स लिख सकते हो मल्टीपल, या फिर की और वैल्यू पेयर, की या फिर की और वैल्यू पेयर, इस तरह से सेव कर सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं फटाफट से तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ, डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। तो a इक्वल्स टू हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और a को प्रिंट करेंगे। तो चलो अभी आउटपुट देखेंगे क्या आता है इसका। तो यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट में जाके यहाँ पर मैं कंसोल के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, तो ये एरर छोड़ो, 404 इस पे भी ध्यान मत दो। ये देखो हमारा यहाँ पर एरे, ये देखो हमारे 6 नंबर का एरे यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अभी इसे ओपन करके देखेंगे इसके अंदर क्या डाटा है। ये देखो, ये तो इसकी प्रोटोटाइप है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 सेव है। आगे बढ़ते हैं और अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेम एग्जाम्पल लेते हैं। ए इक्वल्स टू, इसके अंदर मैं लिखूँगा साक्षी, हर्षल, रोहन, समीक्षा, राधा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर सब कुछ स्ट्रिंग में सेव है, 1 2 3, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और इसके अंदर ए को प्रिंट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो पूरा का पूरा एरे मुझे मिल चुका है और एरे के अंदर ये सब वैल्यू है हमारी, समीक्षा, हर्षल, रोहन, राधा, साक्षी, ये सब हमें, और 1 2 3 ये भी मिल चुका है यहाँ पर। तो चलो अभी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पुश फंक्शन सबसे पहले। तो पुश फंक्शन क्या करता है वो देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं एक एरे बना लेता हूँ, ए इक्वल्स टू, इसके अंदर मैं लिखूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 तक ही लिखेंगे। और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ ए को। तो जैसे तुम्हें पता है 1 से 6 तक हमें एरे यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग और उसके अंदर मैं लिखूँगा ए को। तो हमेशा की तरह यहाँ पर हमें एक एरे मिल चुका है हमारा, ए डॉट पुश करता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ए डॉट पुश करूँगा और इसके अंदर एक वैल्यू पास कर दूंगा। एक एग्जांपल पकड़ो 12, और इसके बाद मैं वापस से कंसोल डॉट लॉग करूँगा और यहाँ पर ए को प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पर देखो ये मेरा पहला वाला एरे था और यहाँ पर ए वाला जो है सेकेंड वाला ये मेरा अपडेटेड एरे है। उसके अंदर लास्ट में देखो पुश की मदद से तुम लास्ट में कोई भी एक वेरिएबल या फिर कोई भी एक आइटम ऐड कर सकते हो। अभी नेक्स्ट है पॉप। तो चलो अभी नेक्स्ट है हमारा पॉप। पॉप की मदद से क्या होता है, तुम तुम्हारे एरे के एंड वाला एक आइटम हटा सकते हो। तो यहाँ पर देखो हमारा ये पहला वाला एरे था 1 to 12 और अभी हम क्या करेंगे, पॉप का इस्तेमाल करेंगे। चलो तो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और इसके अंदर हम ए को प्रिंट करेंगे। तो तुम्हें पता ही है हमेशा की तरह यहाँ पर देखो 1 से 6 तक एरे हमारा मिल चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं पॉप फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, ए डॉट पॉप, ठीक है। और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग को इस्तेमाल करूँगा और वापस से एक ए को प्रिंट करूँगा। तो अभी क्या होगा देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो प्रिंट हो रहा है,
पर हमारा 6 वाला जो नंबर है या फिर आइटम है 6 नंबर का, वो यहाँ पर से हट चुका है। पॉप वही एग्जैक्टली वही काम करता है कि एरे में से लास्ट का जो आइटम है उसे हटा देता है, उतना ही पॉप का काम है। तो चलो आगे बढ़ेंगे। तो कॉन्कैट क्या करता है, बेसिकली तुम्हारे दोनों एरे को एक साथ जोड़ेगा। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, ए इक्वल्स टू ए तो हुआ, बी इक्वल्स टू मैं क्या करूँगा, बी इक्वल्स टू यहाँ पर 6 पूरे 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, अभी देखो ए डॉट कॉन्कैट करेंगे और यहाँ पर मुझे करना है बी के साथ कॉन्कैट, इसे मतलब जोड़ना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने कंसोल डॉट लॉग किया ही नहीं। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाऊँगा सी और इसे इसके अंदर सेव करूँगा और यहाँ पर मैं अभी कंसोल डॉट लॉग करूँगा और यहाँ पर सी को प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पर देखो मुझे 1 से लेकर 10 तक ऑटोमेटिकली मुझे 2 एरे थे, हमारा पहला एरे था। यहाँ पर देखो हमारा पहला एरे कितना था, 1 से लेके 6 तक। तो यहाँ पर देखो 1 से लेके 6 तक तो है हमारे पास और ऊपर से 7 से लेके 10 तक भी है, मतलब जो हमारा सेकेंड वाला एरे था वो भी है इसके अंदर, एक ही एरे के अंदर। इसे कहते हैं हम कॉन्कैट। और अभी देखेंगे शिफ्ट अनशिफ्ट। शिफ्ट और अनशिफ्ट वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारा पुश और पॉप काम करते हैं, सेम टू सेम। शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट तुम्हारा एक तुम्हारा आइटम ऐड करेगा स्टार्ट में और अनशिफ्ट क्या करेगा, एक आइटम रिमूव करेगा तुम्हारा स्टार्ट से, ठीक है। स्टार्ट से एक आइटम रिमूव करेगा। अनशिफ्ट क्या करेगा, ऐड करेगा स्टार्ट में एक आइटम और शिफ्ट क्या करेगा, डिलीट करेगा स्टार्ट से एक आइटम। तो चलो दोनों में से कुछ एक दिखाता हूँ। अनशिफ्ट क्या करता है, ऐड करता है। तो चलो कोड कहाँ पर है, तो अभी चलो अनशिफ्ट यूज करके दिखाता हूँ। अनशिफ्ट क्या करता है, ऐड करता है तुम्हारा स्टार्टिंग में, एरे के अंदर ऐड करता है स्टार्टिंग में एक आइटम। तो चलो अभी यहाँ पर कैसे करते हैं वो बताता हूँ। ए डॉट अनशिफ्ट, ठीक है, स्पेलिंग बराबर लिखना और इस ब्रैकेट के अंदर तुम्हें वो आइटम लिखना है जो तुम ऐड करना चाहते हो स्टार्टिंग में। एक एग्जांपल पकड़ो, स्टार्टिंग में मैं 0 ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं 0 लिखता हूँ और यहाँ पर ऐड हुआ या नहीं देखने के लिए हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे। तो इसके मदद से तुम्हें पता चलेगा कि ऐड हुआ या नहीं। तो ए को मैं प्रिंट करूँगा कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पर देखो हमारा जो 0 है वो अनशिफ्ट की मदद से स्टार्टिंग में ऐड हो चुका है। अभी सेम टू सेम वैसे ही, तो यहाँ पर मैं SHIFT शिफ्ट और यहाँ पर शिफ्ट ऐसे पास करूँगा। शिफ्ट क्या करेगा, अभी शिफ्ट स्टार्टिंग से एक आइटम को रिमूव करेगा। तो हमारा एक रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर देखो एरे के अंदर जो हमारा एक नंबर था वो रिमूव हो चुका है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे पहले थे, अभी सबसे पहला जो हमारा नंबर था 1 वो रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर देखो 1 से 6 तक थे, पर यहाँ पर हमें 2 से 6 तक मिल रहा है, मतलब हमारा 1 जो है वो हट चुका है। तो चलो एरे इतना ही है, बेसिकली ज़्यादा कुछ डरने की बात नहीं है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो चलो फिर अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फिर चलो यार दोस्तों बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा डॉम मैनिपुलेशन और इवेंट हैंडलिंग। ये लास्ट वाली जो चीज़ें है वो एक ही बारी में समझाने वाला हूँ, क्योंकि सभी चीज़ें अंडर में आती है हमारे डॉम के। डॉम है क्या, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अभी मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ध्यान दो। अब मैं यहाँ पर एक H1 टैग लेता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर लिखूँगा दिस इज डॉम वीडियो, ठीक है। चलो अभी हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसे लाइव करता हूँ। दिस इज अ डॉम वीडियो, चलो आ रहा है। अभी मैं क्या तुम्हें बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनो थोड़ा। तो अभी मैं तुम्हें क्या सिखाने वाला हूँ, ये तुम्हारा है HTML, ठीक है, और ये तुम्हारा जावास्क्रिप्ट। तो तुम जावास्क्रिप्ट के अंदर से HTML को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो वो मैं सिखाऊंगा, क्योंकि सबसे तुम्हारा मेन टॉपिक है। देखो वेब डेवलपमेंट में या जावास्क्रिप्ट में सबसे मेन टॉपिक है तुम्हारा डॉम। बाकी के जितने अभी तक टॉपिक हुए उन सब में IMP टॉपिक है हमारा डॉम। इतना ही ध्यान में रखना। चलो अभी जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML को कैसे हैंडल करते हैं वो सिखाता हूँ मैं तुम्हें। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा, उसको मैं नाम दूंगा यहाँ पर बॉक्स, ठीक है, बॉक्स नाम देते हैं, ठीक है, इक्वल टू, इसके अंदर मैं कुछ ऐसा लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। और इसके अंदर क्लासेस का नाम लिख सकते हो, तुम्हारे आईडी का नाम लिख सकते हो, या फिर तुम्हारे डायरेक्ट कंटेनर का नाम भी लिख सकते हो, तुम्हारे हिसाब से।
अब ये डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, ये जो फंक्शन है हमारा, ये क्या करता है ये बताता हूँ। ये डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर है, ये तुम्हें एक्सेस देता है तुम्हारे HTML को हैंडल करने का। चलो अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके, अभी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो। अभी देखो क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर से तुम बॉडी के अंदर, तुम्हारे इस बॉडी टैग के अंदर जो भी तुम्हारे एलिमेंट है, यहाँ पर देखो H1 एलिमेंट है एक तुम्हारा, ऐसे कितने भी एलिमेंट होने दो, इसकी मदद से अभी हम इस H1 को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे वो मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर से, क्यूरी सिलेक्टर को पता होना चाहिए कि हमें किसे एक्सेस करना है। तो जिस किस भी एलिमेंट को हमें एक्सेस देना है, उस एलिमेंट को हम टैग के अंदर लिखते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं डायरेक्टली H1 लिखूंगा। ठीक है चलो, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ध्यान दो, कंसोल डॉट लॉग करूंगा। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं बॉक्स को प्रिंट करूंगा, तो क्या आता है देखेंगे। तो यहाँ पर देखो कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमें यही मिल चुका है, दिस इज अ डॉम। जो हमारा ये था दिस इज अ डॉम, पूरा का पूरा जो हमारा टैग था H1 टैग, पूरा का पूरा हमें यहाँ पर मिल चुका है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो चलो अभी इसे मैनिपुलेट कैसे करेंगे वो बताता हूँ, मतलब इस टैग को हम चेंज कैसे कर सकते हैं वो बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट के अंदर इनर डॉट HTML नाम से एक फंक्शन आता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है बेसिकली। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो कंटेंट है HTML के अंदर का जो कंटेंट होता है हमारा, उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो चलो दिखाता हूँ। अब मुझे क्या करना है, बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर क्या लगाना है, इनर डॉट HTML। ठीक है, और इसको इक्वल टू देने के बाद यहाँ पर कॉलम के अंदर मैं लिखूंगा दिस इज JS। ठीक है चलो, और कंसोल डॉट लॉग बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे जावास्क्रिप्ट की मदद से हमारी HTML यहाँ पर देखो चेंज हो चुकी है। पहले यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पर दिस इज अ डॉम वीडियो था सबसे पहले, अभी क्या आ चुका है, दिस इज अ जावास्क्रिप्ट। तो किसकी मदद से, वो हमारे इनर डॉट HTML से हुआ है। ये इनर डॉट HTML जो हमारा फंक्शन है, ध्यान दो, ये क्या करता है इनर डॉट HTML, हमारा इनर डॉट HTML की मदद से हम हमारा जो HTML है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसको स्टाइल कैसे ऐड करते हैं। एग्जांपल पकड़ो, बॉक्स डॉट एक टैग आता है स्टाइल टैग करके, उसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जांपल पकड़ो, यहाँ पर मैं डॉट लगा के बैकग्राउंड कलर जो है हमारा, इसे इक्वल देके यहाँ पर सिंगल कॉलन के अंदर लिखता हूँ रेड। ठीक है, तो अभी हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाएगा। यहाँ पर देखो, अभी ये बैकग्राउंड कलर हमारा यहाँ पर रेड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखो, शायद से मैं ये बॉक्स वाला कंसोल डॉट लॉग नहीं करता तो भी ये चल जाता है। यहाँ पर देखो हमारा दिस इज अ डॉम वीडियो, ये जो था ये हमारा रेड हो चुका है बैकग्राउंड। वो किसकी मदद से हो चुका है, वो हो चुका है हमारे स्टाइल टैग की मदद से। इस स्टाइल टैग की मदद से हमें एक्सेस मिल गया है हमारे बैकग्राउंड कलर का, मतलब CSS का एक्सेस मिल चुका है बेसिकली। अभी यहाँ पर मैं टेक्स्ट कलर या फिर नॉर्मल कलर भी चेंज करता तो भी कलर चेंज हो जाता, क्योंकि हमें इस स्टाइल टैग की मदद से हमें CSS की ताकत मिल चुकी है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर क्या होता है, बेसिकली कुछ एलिमेंट के ऊपर या फिर कंपोनेंट के ऊपर तुम कुछ इवेंट परफॉर्म करते हो। इवेंट परफॉर्म करते हो मतलब, एक एग्जांपल पकड़ो, यहाँ पर तुम्हारा एक बटन है, ठीक है, BTN। ठीक है, इस बटन के ऊपर तुम माउस लेके जाओगे और इसे क्लिक करोगे। जैसे तुम क्लिक करोगे उस चीज को हम कहते हैं हमारे डेवलपमेंट के अंदर इवेंट, मतलब कुछ भी एक्शन तुम परफॉर्म करोगे उसे हम इवेंट कहते हैं। एग्जांपल, क्लिक कर रहे हो, माउस से ड्रैग कर रहे हो, या फिर कीबोर्ड पे कोई की प्रेस कर रहे हो, बटन के ऊपर जाके इंटर प्रेस कर रहे हो, कौन सा, इन सभी चीजों को हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो इन इवेंट को कैसे हैंडल करते हैं वो तुम्हें बताता हूँ। चलो ठीक है, चलो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ ऐड इवेंट लिस्नर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड इवेंट लिस्नर के अंदर हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं हमें कौन सा इवेंट परफॉर्म करना है। हमें अभी क्लिक इवेंट परफॉर्म करना है, एग्जांपल पकड़ो। उसके बाद हमें यहाँ पर फंक्शन देना पड़ता है, फंक्शन। मैंने तुम्हें फंक्शन सिखाया है, और यहाँ पर जैसे ही तुम क्लिक करोगे उसके बाद ये फंक्शन रन हो जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, बॉक्स की जो स्टाइल है उसके अंदर का जो कलर है, एक एग्जांपल पकड़ो, यहाँ पर मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, और उसकी वैल्यू हम रखेंगे येलो नहीं पिंक रखेंगे।
देखेंगे अभी। यहाँ पर देखो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर देखो हमारा दिस इज अ डॉम, इसकी जो कलर, इसका जो कलर है वो पिंक हो चुका है, शायद से यहाँ पर तुम्हें दिखेगा नहीं, तो यहाँ पर मैं रेड कर देता हूँ। रेड, ठीक है चलो, रेड दिखेगा। ये तो एक, हाँ ठीक है, अभी नॉर्मल हो चुका है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिस इज अ डॉम, ये जो था, अभी यहाँ पर मैं इवेंट परफॉर्म करूंगा, मतलब जैसे मैं क्लिक करूंगा, माउस थोड़ा पास में लेके आता हूँ, अभी जैसे मैं इस पे, इसके ऊपर क्लिक करूंगा उस टाइम पे इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखो 3 2 1, देखा, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया उस टाइम पे इसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। तो चलो मैं तुम्हें कुछ ढांसू दिखाता हूँ। चलो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स बनाता हूँ और ना CSS के अंदर जाके उस बॉक्स को मैं स्टाइल दूंगा। हाइट देंगे हम 100 पिक्सल, विड्थ देंगे हम 100 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस देंगे 50%, और इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर उसे हम ना रेड रखेंगे तो तुम्हें थोड़ा सा दिखेगा। ठीक है चलो, बॉर्डर दे देते हैं हम उसको 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ओके। और एक चीज यहाँ पर रह गई मेरी, यहाँ पर मैं एक बटन बनाता हूँ, बटन, और इसके अंदर लिखूंगा टच मी। ठीक है चलो, आउटपुट देखेंगे, टच मी कुछ इस तरह से आ रहा है, कोई नहीं। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा गैप बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो हमारा बटन है इसे मैं ना मार्जिन दूंगा 40 पिक्सल, ठीक है चलो। हाइट देता हूँ 30 पिक्सल, विड्थ देता हूँ 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर देता हूँ तो लाइट ग्रीन, ठीक है चलो ये ठीक है। यहाँ पर हमारा एक बटन है, अभी हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर क्या किया है वो बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक डिव ले लिया है जिसे मैंने बॉक्स नाम दिया है, और यहाँ पर उसके नीचे एक बटन ले लिया है, बटन को मैंने टच मी नाम दिया है, और यहाँ पर CSS के अंदर मैंने यहाँ पर इस बॉक्स को हमारे हाइट विड्थ और बॉर्डर रेडियस, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर नॉर्मली दे दिया है, और बटन को मैंने मार्जिन दिए है हाइट विड्थ और बैकग्राउंड कलर उतना ही दिया है। वो तुम सबको तो पता है कैसे यूज करते हैं उसको। चलो अभी मैं क्या करता हूँ देखो, तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे मैं क्या करूँगा, लेट लिखूंगा यहाँ पर, उसके अंदर मैं बॉक्स लिखता हूँ, और यहाँ पर हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और इसके बाद मैं बॉक्स लिखूंगा। अब मैंने यहाँ पर हैश क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने आईडी की मदद से इसे एक्सेस करने का ट्राई किया है। वैसे तो मैं ड्यू की मदद से भी कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें ड्यू की मदद से भी डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नॉर्मल ड्यू ले लेता हूँ, ठीक है चलो, और उसके बाद लेट यहाँ पर btn इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और इसके अंदर मैं लिखूंगा बटन, ठीक है चलो। अभी मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पर देखो ऐड इवेंट लिस्नर, और इवेंट लिस्नर कौन सा चाहिए मुझे, क्लिक इवेंट चाहिए। तो यहाँ पर मैं कॉलन के अंदर क्लिक लिखता हूँ, और इसके बाद तो तुम्हें पता ही है यहाँ पर मुझे एक फंक्शन चलाना पड़ता है, कॉमा देके एक फंक्शन लिखते हैं, और यहाँ पर फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, ध्यान दो यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बॉक्स का जो कलर है उसे मैं चेंज करने का ट्राई करूँगा। तो बॉक्स डॉट स्टाइल, तो फिर स्टाइल के अंदर मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड जो कलर है उसका, उसे मुझे येलो बनाना है, ठीक है चलो। और ये मुझे किस पर चलाना है, बॉक्स के ऊपर चलाना है। तो बॉक्स डॉट, तो यहाँ पर देखो जैसे मैं इस सर्कल के ऊपर क्लिक करूंगा उस टाइम पे जो मेरा बैकग्राउंड कलर है इस सर्कल का वो चेंज हो जाएगा येलो, ठीक है देखा। अभी हम क्या करेंगे, एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे, इस टच मी बटन के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा उस टाइम पे ये जो हमारा कलर है हमारे इस सर्कल के अंदर वो चेंज होना चाहिए। अभी उस फंक्शनलिटी को हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, ध्यान दो, जैसे मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तब इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो हमें देखो हमारे पास एक फंक्शन है ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है, और इसके अंदर हम एक एक्शन देते हैं क्लिक, ठीक है, तुम्हें पता है क्लिक, और उसके बाद हम फंक्शन लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक क्लिक हम किस पर ऐड करना चाहते हैं, ये हम ऐड करना चाहते हैं हमारे बटन के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। तो चलो अभी मैं तुम्हें कोड के अंदर लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा बटन है, हम इस बटन के फंक्शनैलिटी के ऊपर ऐड इवेंट लिस्नर लगाएंगे, क्योंकि हमें बटन प्रेस करने के बाद एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो
यहाँ पर देखो, जैसे ही बटन पे हम क्लिक करेंगे उसके अंदर ऐड इवेंट लिस्नर लगाऊंगा। क्या क्या परफॉर्म करना चाहता हूँ, क्लिक इवेंट परफॉर्म करना चाहता हूँ। और जैसे ही क्लिक हो जाए उस पर, जैसे मैं क्लिक करूँ उसके ऊपर, उसके बाद एक फंक्शन चलाओ। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस फंक्शन के अंदर जो हमारा बॉक्स है, ये जो ऊपर है, ये देखो, ये जो हमारा ड्यू था यहाँ पर, ये जो हमारा ड्यू था यहाँ पर, जिसे मैंने बॉक्स का नाम दिया है अभी, यहाँ पर देखो ऊपर के साइड में हमने क्यूरी सिलेक्टर की मदद से सिलेक्ट किया है। किसे सिलेक्ट किया है, हमने ड्यू को सिलेक्ट किया है। पर यहाँ पर मैंने उसे नाम क्या दिया है, देखो बॉक्स नाम दिया है। तो यहाँ पर मैं इसे बॉक्स नाम से एक्सेस करूंगा। ठीक है, तो बॉक्स डॉट स्टाइल के अंदर क्या करना है मुझे, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू, बैकग्राउंड कलर के अंदर मुझे कौन सा कलर चाहिए, येलो रखूंगा। और एक चीज याद रखना, यहाँ पर स्पेलिंग तुम्हारी गलत हो गई यहाँ पर, तो ये कोड नहीं चलेगा। तो फिर स्पेलिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना अच्छे से। तो यहाँ पर देखो अभी क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर ध्यान दो, अब मैं इस टच मी के ऊपर क्लिक करूंगा जैसे ही, उसके बाद हमारा जो ऊपर वाला जो हमारा सर्कल है उसका कलर चेंज हो जाएगा। 3 2 1 डन, चेंज हो गया। एक ही बार चलेगा क्योंकि हमने एक ही बार के लिए फंक्शन बनाया था। अभी देखो वापस से मैं रिफ्रेश करके आ गया, यहाँ पर मैं वापस से एक क्लिक करूंगा, देखो कलर चेंज हो गया। समझ में आ चुका होगा इवेंट लिस्नर कैसे काम करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ, इसका कलर चेंज हो रहा है। अभी मैं कुछ इस तरह से तुम्हें चीज बना के दिखाऊंगा कि जैसे मैं इस बटन के ऊपर जितनी बार भी क्लिक करूंगा, कलर एक बार येलो आएगा या एक बार रेड आएगा, येलो रेड ऐसे चेंज होते जाएंगे। तो वो कैसे करते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर फ्लैग लिखो, एक वेरिएबल बनाओ, FLAG। इसका नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, मैं फ्लैग लिख रहा हूँ फिलहाल तो। या फिर मैं यहाँ पर देखो कुछ भी लिख सकते हो इसका नाम, या फिर मैं इसका नाम लिखता हूँ बेन 10। ठीक है, बेन 10 ना लिख सकता हूँ, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, पर तुम्हें बताने के लिए कि इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं। बेन 10 की वैल्यू में 0 कर देता हूँ यहाँ पर। तो अभी मैं फंक्शन, जैसे हम क्लिक करेंगे उसके बाद एक फंक्शन चलेगा, क्लिक होगा उसके बाद एक फंक्शन चलेगा। फंक्शन के अंदर क्या चलेगा, फंक्शन बोलेगा इफ बेन 10 की वैल्यू इक्वल है हमारे 0 से, मतलब इक्वल है मतलब 0 के बराबर है, तो क्या करो, तो जो हमारा बॉक्स है, बॉक्स डॉट स्टाइल, बॉक्स की जो स्टाइल है, और स्टाइल में जाके उसका बैकग्राउंड कलर जो है उसका, उससे तुम पहले क्या था हमारा कलर, रेड था, उसे तुम येलो करो। और येलो करने के बाद तुम्हारे बेन 10 की वैल्यू जो है उसे 1 कर दो। ठीक है, और उसके बाद एल्स चलाओ, और एल्स के अंदर क्या करो, वापस से बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर जो है तुम्हारा, उसे वापस से हम रेड करेंगे। और जैसे रेड हो जाए उसके बाद बेन 10 की जो वैल्यू है उसे 0 करो। ठीक है, अभी क्या हो रहा है वो मैं तुम्हें एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेन पेंसिल लाओ, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले ना मैं तुम्हें कोड रन करके दिखाता हूँ, इससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि चल रहा है या नहीं। अभी देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, 3 2 1, कलर चेंज हो रहा है। वापिस से क्लिक करूँगा, वापिस से क्लिक करूँगा, आवाज़ आ रहा है क्लिक का। जितनी बार भी क्लिक कर रहा हूँ उतनी बार उसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, वो कैसे हो रहा है, लॉजिक कैसे काम कर रहा है, अभी वो बताता हूँ, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। देखो अभी क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। सिंपल है दोस्तों, अभी ये तो तुम्हें पता है, बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिस्नर लगा है, क्लिक मतलब बटन के ऊपर तुम क्लिक करोगे तब ये फंक्शन चलेगा। अब ये बेन 10 इक्वल टू 0, ये क्या लिखा है, अभी देखो यहाँ पर मैंने एक फ्लैग बनाया है, फ्लैग एक वेरिएबल बना है, इस वेरिएबल की वैल्यू मैंने 0 रखी है। इस बेन 10 की जगह पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, चाचा, नाना, मम्मी, मम्मी, पापा, कुछ भी लिखो। अभी देखो यहाँ पर अभी फिलहाल क्या हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर तुम जैसे आ रहे हो क्लिक करके बटन में, क्या हो रहा है, ये लूप जा रहा है इफ के अंदर। इफ क्या हो रहा है, बेन 10 की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले बेन 10 की वैल्यू 0 सेट करी है, मतलब यहाँ पर हमारे बेन 10 की वैल्यू इक्वल टू 0 है, मतलब ये जो है हमारा लूप इफ कंडीशन ये ट्रू है। ठीक है, इफ और एल्स में एक चीज हमेशा याद रखना, जो हमारी कंडीशन ट्रू होगी वो चलती है, जो हमारी फॉल्स कंडीशन है वो नहीं चलती। इतना तो समझ में आ गया।
तो सबसे पहले हम जैसे क्लिक करेंगे, अभी देखो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कैसे काम करते हैं, लाइन बाय लाइन, मतलब पहले ये लाइन चलेगी, उसके बाद ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, उसके बाद ये, ठीक है, ऐसे मतलब सिंक्रोनाइजली जावास्क्रिप्ट काम करती है। तो यहाँ पर देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे बेन10 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर ये फंक्शन जैसे ही चला, यहाँ पर वो दिख रहा है हमारे बेन10 की वैल्यू इक्वल टू 0 है, मतलब हाँ हमने 0 करके रखी है। तो क्या करो, ये चलाओ, मतलब बॉक्स को स्टाइल दो, बैकग्राउंड कलर दो येलो, ठीक है। जैसे ही बेन10 की वैल्यू 0 है, उसका बैकग्राउंड कलर येलो है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही तुम्हारा उस सर्कल का बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए, तुम्हारे बेन10 की वैल्यू हमें 1 करनी है, ठीक है। बेन10 की वैल्यू 1 हो गई, डन हो गया। फिर अभी ये हमारी कंडीशन ट्रू थी, ठीक है। ये क्यों ट्रू थी, क्योंकि हमारे बेन10 की वैल्यू 0 थी, और यहाँ पर भी हमने हार्ड कोड करके रखी थी हमारे सबसे स्टार्टिंग में जब हम कोड रन करेंगे उस टाइम पे हमारी बेन10 की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी बेन10 की वैल्यू 0 थी, इसलिए सबसे पहले ये कंडीशन ट्रू हुई, और यहाँ पर सिर्फ ये इफ कंडीशन चली, और इफ कंडीशन जैसे ही चली हमारी एल्स ये वाली कंडीशन थी, ये कैंसिल हो गई, क्योंकि इफ एल्स में जो ट्रू कंडीशन होती है वो चलती है, और जो फॉल्स कंडीशन होती वो नहीं चलती, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर जैसे येलो हुआ उस टाइम पे बेन10 की वैल्यू थी वो 1 कर दी, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारी ये वैल्यू कट होके यहाँ पर बेन10 की जो वैल्यू है वो 1 हो गई, ठीक है। तो वापिस से मैं क्लिक करूंगा, मतलब वापिस से इवेंट परफॉर्म करूंगा। एक बार तो मैंने क्लिक करी, उसकी वैल्यू येलो हो गई, ठीक है, रेड से येलो हो गई, हमारी डिफॉल्ट कलर था रेड। तो उसके बाद जैसे मैंने क्लिक किया उसके बाद येलो हो गई, ठीक है, और येलो हो गई, और उसके बाद हमारी बेन10 की वैल्यू 1 हो गई, डन, पहला क्लिक हो गया। और जैसे मैं वापस से क्लिक कर रहा हूं तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, पहले मैंने क्लिक किया था उस टाइम पे बेन10 की वैल्यू यहाँ पर 1 हुई थी, और जैसे मैं वापस से क्लिक करूंगा वापस से सब चलेगा, इवेंट लिस्नर चेक करेगा, क्लिक किया है, उसके बाद फंक्शन चलेगा, फंक्शन देखेगा बेन10 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पर बेन10 की वैल्यू हमारी 1 हो चुकी थी, क्योंकि सबसे पहले हमने एक बार क्लिक किया था, इसलिए ये वैल्यू यहाँ पर 1 हो चुकी थी। तो अभी फिलहाल इसकी वैल्यू ये कट होके यहाँ पर 1 हो चुकी है। तो यहाँ पर वापस से फंक्शन देखेगा बेन10 की वैल्यू 1 है क्या है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 0 है, तो ये फंक्शन या फिर इफ कंडीशन, ये कंडीशन नहीं चलेगी। उसके बाद ये जाएगा एल्स कंडीशन में। एल्स कंडीशन क्या बोल रही है, 0 हो। इफ कंडीशन क्या बोल रही है, 0 है तो चलाओ, और नहीं है तो एल्स चलाओ। एल्स क्या बोल रही है कि देखो बॉडी स्टाइल के अंदर जाके बैकग्राउंड कलर को रेड करो, ठीक है। फिर एक बार क्लिक करने के बाद हमारा जो सर्कल था वो रेड हो चुका है, येलो था सबसे पहले यहाँ पर, उसके बाद ये रेड हो चुका है, और जैसे रेड हो जाए वापिस से तुम्हारे बेन10 की जो वैल्यू है उसे 0 कर दो। तो अभी इसके बाद ये क्या होगा, ये जो हमारी बेन10 की वैल्यू यहाँ पर 1 हुई थी ये कट हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ पर ये हमारी वापिस से बेन10 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब ये वापस से 0 हो गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से दोस्तों थोड़ा सा लॉजिक काम करते हैं, डरने की कोई बात नहीं, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, नहीं है और बाकी के क्रिएटर भी है, इसलिए टेंशन मत लो। तक्षशिला एकेडमी के अंदर तुम्हें सब कुछ अच्छे से सीखने को मिलेगा, और इतने ईजी नहीं रहते लॉजिक एग्जैक्टली रियल टाइम रियल लाइफ में। अभी मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड बता के मैं नहीं कंफ्यूज करना चाहता, क्योंकि एग्जैक्टली लॉजिक कैसे बिल्ड होता है वो प्रैक्टिस कर करके ही समझ में आ जाएगा। कोड जैसे लिखोगे या फिर प्रोजेक्ट जैसे करोगे उस टाइम पे ऑटोमेटिकली तुम्हारे ध्यान में आते जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा तुम एकदम प्रो बन जाओगे। कोई बात नहीं, दिन सब क्या आएंगे। अभी फिलहाल तो ये देखो यहाँ पर हमारा डॉम के अंदर बहुत कुछ है, पर ये जो मैंने अभी सिखाया ये सबसे मेन है, और इसके आगे और भी चीज़ें हैं वो मैं तुम्हें टाइम टू टाइम, या फिर हम अभी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के बाद डायरेक्ट मैं प्रोजेक्ट करने के ऊपर फोकस करूँगा। तो प्रोजेक्ट के अंदर जैसी जैसी नई नई चीज़ें आएंगी उन्हें मैं अभी कैसे मैंने एक्सप्लेन किया है थोरोली, उस टाइम पे भी वैसे एक्सप्लेन करूँगा, जिससे तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आए कि कैसे काम हो रहा है, कैसे काम चल रहा है। तो अभी मैं बेसिक वीडियो या फिर ट्यूटोरियल के अंदर ज़्यादा कुछ स्टफ बता के तुम्हें नहीं कंफ्यूज करना चाहता। अभी देखो हम लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं हमारा, जो है हमारा असिंक अवेट, ठीक है। अभी देखो मैंने तुम्हें सबसे पहले एक बात सिखाई थी, एरर हैंडलिंग, ठीक है। एरर हैंडलिंग के अंदर मैंने तुम्हें बताया था ट्राई कैच, ठीक है। असिंक अवेट, अभी देखो फंक्शन
असिंक अवेट कहाँ पर यूज करता है वो पहले बताता हूँ। असिंक अवेट का यूज जब होता है तो जब तुम तुम्हारे डाटाबेस से बात करते हो, डेटाबेस से जब तुम तुम्हारे बात करते हो या फिर बाहर से कोई इंफॉर्मेशन तुम्हारे वेबसाइट में आती है, उस टाइम पे कुछ टाइम लेती है तुम्हारे फंक्शन काम करने में या फिर डाटा आने में कुछ टाइम लगता है, उस चीज को हैंडल करने के लिए हम असिंक अवेट का इस्तेमाल करते हैं। अभी देखो, इतने में तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है। ये सब चीजें तुम्हें एग्जैक्टली कब पता चलेगी, जब तुम प्रोजेक्ट करोगे, और हम जल्दी ही प्रोजेक्ट करने वाले हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूँ अभी। ये जो असिंक अवेट है, इसके ऊपर तुम्हें जितना भी तुम ढूंढ सकते हो या फिर सीख सकते हो, खुद से ट्राई करो। ये जब तुम खुद से ट्राई करोगे ना ढूंढना कि असिंक अवेट क्या है, खुद से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे या फिर और कुछ वीडियो जाके देखोगे या फिर खुद से मेहनत करने का ट्राई करोगे ना, ये सेम चीज तुम्हें आगे जाके मदद करेगी तुम्हारे प्रोजेक्ट बिल्डिंग में। क्योंकि मैं या फिर तुम्हारा कोई अलग टीचर वो लाइफ टाइम तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम्हें जब जब प्रॉब्लम आएगी ना, तब तुम्हें खुद से ही सॉल्व करनी पड़ेगी, खुद से ही सीखना पड़ेगा। ऐसे सब वीडियो नहीं मिलेगी यूट्यूब के ऊपर। इसलिए अभी मैं यहाँ पर एक होमवर्क टाइप यहाँ पर रखो। हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर इतना ही स्टफ रखा था जो मुझे लगता है कि हाँ, एक बिगनर्स को या फिर एक छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाने के लिए तुम्हें इतना आना चाहिए, और इतना ही इतने ऊपर ही फोकस करो दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर और भी एडवांस चीज़ें हैं। अभी तो बिगिनर या फिर बिगिनर के लेवल पर मैंने सिखाया है तुम्हें ये जावास्क्रिप्ट, और इसके बाद आता है इंटरमीडिएट लेवल, और उसके बाद आता है एडवांस लेवल। तुम सीखने पे जितना फोकस करोगे ना, उससे ज़्यादा तुम प्रोजेक्ट बिल्डिंग में फोकस करो, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उसके मदद से तुम्हें जॉब लगने वाले हैं। बेसिक तुम्हें ज़्यादा इंटरव्यू में, अभी देखो इसके अंदर बहुत बड़ा सिलेबस है। देखो जावास्क्रिप्ट इतना नहीं है, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ। अभी ये मैंने बहुत ही बहुत मतलब बेसिक का भी बेसिक बोला है, और इसके अंदर में मैंने ज़्यादा कुछ इतना तगड़ी चीज़ें नहीं बताई है। एकदम सिंपल चीज़ें बताई है जो बच्चे को भी पता होनी चाहिए। इतनी सिंपल चीज़ें बताइए। क्यों बताइए? क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं, जेन्यूनली पूछते हैं। मेरा एक्सपीरियंस मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो इंटरव्यू के टाइम एक अलग ही प्रेशर होता है, और उस प्रेशर के चलते हुए बहुत सारी चीज़ें याद में नहीं रहती। हमें आती तो सब कुछ है, पर उस टाइम पे हम ब्लैंक आउट हो जाते हैं। इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा फोकस करो तुम। एक आधा क्वेश्चन इंटरव्यू में तुम्हें थ्योरी में ना आए तो भी चलेगा, पर जब तुम कोड लिखोगे तब कुछ ना आए वो नहीं चलेगा, क्योंकि सब मैटर करता है तुम्हारा इंटरव्यू। ठीक है, जो तुमने कोड लिखा है ना, कोड वो चलना चाहिए। और वो कोड लिखने के लिए तुम्हारी ये थ्योरी तुम्हें ज़्यादा मदद नहीं करेगी। उससे ज़्यादा एक चीज़ मदद करने वाली है, तुम्हारा एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस किसके बेसिस पे आता है? तुम कितने प्रोजेक्ट्स बनाते हो उसके बेसिस पे। तो चलो यहाँ से आगे हम रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट के ऊपर तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, जितने हो सके उतने अच्छे प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आगे आएगी हमारी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।